पुष्कर, जिस तरह के मार्क्स तुम्हारे आ रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें बाद में किसी भी अच्छे कोर्स में एडमिशन मिल जाएगा। इसलिए मैं चाहती हूं कि तुम म्यूजिक में कुछ हासिल कर लो ताकि तुम्हारा फ्यूचर सेफ हो जाए। सुयश से कुछ सीख लोगे तो कल तुम विदेश भी जा सकते हो, वरना तुम्हें कॉलेज के बाद सड़कों पर धक्के खाने पड़ेंगे। और देखना, तब तक उर्वी की लाइफ सेट हो जाएगी और तुम बेरोजगारों की तरह उसका मुंह देखते रहोगे। सुरभि आंटी ने पुष्कर को एक कोने में खींचा और उसे समझाते हुए कहा। उर्वी दूर नहीं थी। उसने तुरंत शिकायत करते हुए कहा, मां, बस इससे इसी की बात करो, मुझे उसके साथ मत जोड़ो। पुष्कर ने शांति से कहा, आंटी, आपको मेरी पढ़ाई के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं निश्चित रूप से किसी अच्छे कोर्स में एडमिशन ले लूंगा। मैंने कुछ प्लानिंग कर ली है और वैसे भी मुझे इस देश से बाहर जाने का कोई शौक नहीं है। ऐसा नहीं है कि मुझे तुम पर विश्वास नहीं है, लेकिन क्या तुम कर पाओगे? सुरभि पुष्कर को और भी समझाना चाहती थी, लेकिन तभी एक टीचर वहां आ गया और उन्हें किसी दूसरे मामले को सुलझाने के लिए बाहर ले गई। सुरभि आंटी के जाते ही उर्वी पुष्कर के सामने आई और हाथ बांधकर खड़ी हो गई और फिर उसने कहा, अगर तुम यहां से अपना डिप्लोमा लेने के बाद विदेश नहीं जाना चाहते हो तो क्या तुम वास्तव में यहीं रहकर गैंगस्टर बनना चाहते हो? वो तो अच्छा है कि मेरी मां हमेशा तुम्हारे बारे में सोचती है और तुम्हारी चिंता करती है। गैंगस्टर? बिल्कुल नहीं। मैं कभी भी दूसरों से कमतर होने की इच्छा रखने वाला इंसान नहीं रहा। मैंने सिर्फ इतना कहा था कि मैं एक अच्छी यूनिवर्सिटी के बेस्ट कोर्स में एडमिशन ले लूंगा। पुष्कर ने शांति से कहा। उर्वी ने उसे घूर कर देखा। क्या तुम अब भी मुझसे झूठ बोल रहे हो? मैंने इसे अपनी आंखों से देखा है। मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूं, अगर तुम आगे भी उन लोगों के साथ बातचीत करते हो तो मेरे पास मत आना, और मेरी मां के पास भी नहीं। साफ शब्दों में कहूं तो हमारे परिवार से तुम्हारा कोई नाता नहीं रह जाएगा। अपनी बात खत्म करने के बाद उर्वी अपने दोस्तों के साथ चली गई। पुष्कर ने उर्वी को जाते हुए देखा और सिर पर हाथ मारकर घूम गया। उसने कुछ नहीं कहा। इसी समय बाहर मंच पर मौजूद मेजबान ने अचानक जोर से कहा, अगला कार्यक्रम निश्चित रूप से वह होगा जिसका सभी को इंतजार था। आज की हमारी मेहमान है मिहिका महेंद्रू। इससे पहले कि मिहिका मंच पर आई, नीचे से तालियों की गड़गड़ाहट गूंजने लगी। ओह माय गॉड, व्हाट अ ब्यूटी! ये लड़की नहीं, परी है, परी। हाँ, ये लड़की सुंदर ही नहीं बल्कि पढ़ाई में भी बहुत अच्छी है। सच में ये ब्यूटी विद ब्रेन है। नीचे बैठे सभी स्टूडेंट्स मिहिका की तारीफ करते हुए थक नहीं रहे थे। आमतौर पर मिहिका कहीं दिखाई नहीं देती और न ही उसके बहुत सारे दोस्त हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो इस फंक्शन में दिखाई देगी। चलो जल्दी से हम उसकी फोटो ले लेते हैं। कुछ लड़के मिहिका की फोटो लेने लगे। सभी लोग मिहिका के बारे में ही चर्चा कर रहे थे। यहां तक कि मिहिका का नाम स्टेज से अनाउंस होते ही स्टेज के पीछे खड़े लोग भी तेजी से ऑडिटोरियम में आगे की ओर भागने लगे। मिहिका भी हल्के कदमों से आगे बढ़ते हुए स्टेज पर आ रही थी। एक पल के लिए सभी ने चुपचाप उसकी ओर देखा, जैसे कोई आवाज ही ना हो। आज मिहिका ने कुछ ओल्ड फैशन वाली पोशाक पहनी हुई है। सफेद पोशाक, बर्फ से भी अधिक सफेद, लेकिन उसके काले बाल लंबे हैं। उसके शरीर से निकलने वाली शीतलता और मन को मोहने वाला स्वभाव जो किसी के पास नहीं हो सकता, अचानक उसे सबसे अलग कर देता है। कॉलेज की बाकी लड़कियां उसके सामने फीकी लग रही थी। मिहिका ने स्टेज पर आकर अपने बर्फ से सफेद हाथों को फैलाया। वह अपनी खूबसूरत गर्दन ऊपर उठाती थी तो उसकी बर्फ सी सफेद गर्दन, जेड के पत्थर जैसी चमक वाली हड्डियां और बर्फ की मांसपेशियां साफ दिखती थी, जो बेहद खूबसूरत थी। और लोगों की बात तो छोड़ो, उसे देखने के लिए पुष्कर का मन भी ललचा रहा था। ऐसी सुंदरता तो सचमुच करोड़ों में एक है। पुष्कर मन ही मन बुदबुदाया। मिहिका ने कहा, मैंने आज के लिए जो गाना चुना है वो मेरा अपना है, प्लीज ध्यान से सुनिएगा। जैसे ही मिहिका बोली, मंच पर रोशनी कम हो गई और एक स्पॉटलाइट उस पर पड़ी। उसकी उंगलियों ने धीरे से गिटार के तार छेड़ दिए और फिर ये बजने लगा और फिर सभी को अपने बीच से साफ झरने की धारा बहती हुई महसूस हुई और सभी ने मिहिका के गाने का भरपूर आनंद उठाया। एक म्यूजिक टीचर ने कहा, ओह गॉड, इस लड़की की आवाज तो सीधा दिल में उतरती है। सुयश ने पहले तो जरा ध्यान नहीं दिया, लेकिन उस टीचर की आवाज सुनते ही उसकी आंखें चमक उठी। ओह रियली, मुझे एक्सीलेंट सिंगर मिल गई है। इस लड़की का नाम क्या है? मुझे उसे विदेश ले जाना चाहिए और उसे अपने म्यूजिक टीचर से मिलवाना चाहिए। समय आने पर वह विदेश में अपना नाम कर लेगी। केवल विदेश ही उसके लिए सही जगह है। मंगल और उसके साथ के दोस्तों ने सुयश की ओर घूर कर देखा। सुयश कई बड़े नामों को जानता है,
ऐसा लगता है कि मेहिका सचमुच इस बार विदेश में पढ़ाई करने जा रही है। हाँ, हालांकि महेंद्र परिवार काफी शक्तिशाली है, लेकिन वे अलग है। अगर मेहिका एक प्रतिष्ठित स्कूल में पढ़ने के लिए विदेश जा सकती है और अगर सुयश को उससे मिलवाया जाता है तो मुझे लगता है कि वह जल्दी ही अपना नाम बना लेगी। क्या मेहिका भी स्टार नहीं बनना चाहती? वो तो इतनी सुंदर है कि विदेश से लौटने के बाद एक एक्ट्रेस भी बन सकती है। मंगल और उसके दोस्त मेहिका और सुयश के बारे में ही बात कर रहे थे। गाना खत्म होने के बाद हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। बहुत से लोग खड़े होकर चिल्लाने लगे। पुष्कर ने अपना सिर हिलाया। पुष्कर का ध्यान मेहिका की सुंदरता पर ना होकर उसके हाथ में लिए हुए इक्विपमेंट पर था। वो गिटार ना होकर कुछ और ही था। मेहिका खड़ी हुई, हल्के से झुकी और अपने उस म्यूजिकल इक्विपमेंट को अपनी बाहों में लेकर बैक स्टेज चली गई। सुयश उसके पास आया और कहा, हेलो, मेरा नाम सुयश है। मैं विदेश में कई जाने माने म्यूजिशियंस को जानता हूं और मैं कई रिकॉर्ड कंपनियों को भी जानता हूं। अगर तुम चाहो तो मेरे साथ विदेश में संगीत सीखने के लिए चल सकती हो। उर्वी और अन्य लोग भी जलन के साथ आगे बढ़े। वो सभी ये देखना चाहते थे कि मेहिका सुयश की बात का क्या जवाब देगी। मेहिका ने धीरे से अपना सिर हिलाया और कहा, कोई जरूरत नहीं, मुझे केवल शास्त्रीय संगीत पसंद है। मैंने संगीत नहीं बजा सकती। क्या तुम अपने टैलेंट को बर्बाद करना चाहती हो? शास्त्रीय संगीत में गिरावट आ गई है। यदि तुम इस देश में रहोगी तो यह बर्बादी होगी। इस देश में संगीत की हालत बिल्कुल बेकार है। मुझे लगता है कि आपको मुझसे पश्चिमी संगीत सीखना चाहिए। सुयश परेशान सा हो गया था। वो मेहिका जैसी टैलेंटेड लड़की को खोना नहीं चाहता था। मेहिका ने कहा, मैं विदेश नहीं जाऊंगी। आपके ऑफर के लिए धन्यवाद। यहां कई अच्छे टैलेंटेड स्टूडेंट्स हैं, आप उन्हें चुन सकते हैं। सुयश इतना क्रोधित था कि वह लगभग पागल हो गया था। तुम समझती क्यों नहीं? मैं इतने समय बाद यहां वापस आया हूं और मैंने पाया है कि तुम बहुत ज्यादा टैलेंटेड हो। क्या मुझे उन्हें चुनना चाहिए, उसे या उसके जैसा बेकार? सुयश ने कई लोगों की ओर उंगली करते हुए इशारा किया। सुयश ने पुष्कर पर भी गुस्से में उंगली उठाई। पुष्कर ने धीरे से कहा, अपनी उंगली मेरी साइड मत करो। मैं भी तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहता, फिर भी तुम बार बार लोगों को फोर्स कर रहे हो। बेशर्मी की हद है। हाँ। पुष्कर, सुयश सीनियर है और वो मेहिका के संगीत के बारे में बात कर रहे हैं। यदि तुम नहीं समझते हो तो बीच में मत बोलो। रचिता को पुष्कर पसंद नहीं था। उसने जल्दी से उसे टोकते हुए कहा। वह रेसिंग ट्रैक वाली घटना के कारण पुष्कर से बहुत नाराज थी। मंगल ने भी हंसते हुए कहा, मेहिका के मामले का तुमसे क्या लेना देना है? यदि वह सुयश की बात नहीं मान रही है तो फिर उसे तुम्हारी क्यों माननी चाहिए? तभी उर्वी ने कहा, ठीक है, बात करना बंद करो। पुष्कर, तुम भी बात करना बंद करो। वैसे तुम्हें पहले बात करने की तमीज सीखनी चाहिए। अचानक सभी ने पुष्कर पर हमला कर दिया था। सुयश ने उपहास किया, यह खुद को समझता क्या है? अगर वह घुटने टेक कर भी मुझसे विनती करता है तो भी मैं उसे विदेश नहीं ले जा सकता। क्या आपको लगता है कि कोई ऐरा गैरा भी मुझसे संगीत सीख सकता है? पुष्कर अचानक खड़ा हो गया और कहा, ठीक है, मैं तुम्हें दिखाता हूं कि असली संगीत क्या होता है। अरे, क्या तुम स्टेज पर जा रहे हो? सुयश ने सरप्राइज होने का नाटक किया। मंगल ने हंसते हुए कहा, क्यों खुद की बेइज्जती कराने जा रहे हो? ठीक है, आगे बढ़ो। तुमने कभी गिटार हाथ में लिया भी है, बेवकूफ इंसान? उर्वी की आंखें चिंता से भरी थी। बेशक वह जानती थी कि पुष्कर ने इतने लंबे समय से कभी गिटार नहीं छुआ था। उसके पास कोई प्रतिभा ही नहीं थी, तो वह प्रदर्शन कैसे कर पाता? पुष्कर, तुम बेकार में स्ट्रांग बनने की कोशिश क्यों कर रहे हो? यह एक बड़ा फंक्शन है। क्या तुम थोड़ा मैच्योरिटी से सोच सकते हो? जब भी तुम्हें कोई कुछ भी बोल देता है तो तुम गुस्से में उससे बदला लेने पर उतारू क्यों हो जाते हो? पुष्कर धीरे से मुस्कुराया और बोला, मैं किसी का इक्विपमेंट उधार ले सकता हूं। सुयश ने अचानक एक गिटार निकाला और कहा, तुम ये ले सकते हो, लेकिन क्या तुम्हें मालूम है कि मेरा गिटार एक लिमिटेड एडिशन है। इसकी कीमत 10 लाख से भी ज्यादा है। यदि इस पर स्क्रैच भी लग जाता है तो क्या तुम इसके लिए भुगतान कर सकते हो? उसके बाद पुष्कर ने वहीं पर खड़ी हुई मेहिका की ओर देखा और कहा, क्या तुम मुझे अपना इक्विपमेंट दे सकती हो मेहिका? मेहिका ने अपने गुलाबी होंठ काटे। जब अपने घर पर मेहिका ने पुष्कर से उसकी संगीत शिक्षा के बारे में पूछा था तो पुष्कर ने मना कर दिया था। मेहिका को यह बात याद थी, इसलिए मेहिका ने कहा, पुष्कर, तुम्हें अपनी परफॉर्मेंस के लिए म्यूजिकल इक्विपमेंट का अरेंजमेंट खुद ही करना होगा। इसलिए अगली बार जब तुम तैयार हो तो तुम सभी के देखने के लिए परफॉर्म कर सकते हो। अदरवाइज तुम किसी और की गिटार पर इतनी जल्दी हाथ नहीं सेट कर पाओगे। उर्वी स्पष्ट रूप से समझ गई थी कि मेहिका का क्या मतलब है, लेकिन वह थोड़ा आश्चर्यचकित थी कि मेहिका का स्वभाव हमेशा ठंडा था। तो वह पुष्कर के लिए क्यों बोल रही थी, जबकि मेहिका के बारे में सभी जानते थे
कि वो जल्दी से किसी से भी बात नहीं करती थी। उर्वी ने तुरंत कहा, बात करना बंद करो। क्या अब हम नेक्स्ट एक्ट की तैयारी कर सकते हैं? नेक्स्ट एक्ट डांस है। पुष्कर हल्के से मुस्कुराया और फिर अचानक अपने बगल वाले गमले में लगे पौधे के पास पहुंचकर उस पौधे में से एक पत्ता तोड़ लिया। फिर सभी की आश्चर्यचकित निगाहों को अपने चेहरे पर रखते हुए वह सीधे मेजबान की ओर चला गया। पुष्कर ने न जाने मेजबान के कान में क्या कहा। वो मेजबान बहुत खुश हुआ और तुरंत मंच पर गया और बोला, डांस एक्ट स्टार्ट करने से पहले हमारे स्टूडेंट्स में से एक स्टूडेंट परफॉर्म करना चाहते हैं। अब आइए इस छात्र को मंच पर आमंत्रित करें। तुरंत पूरे ऑडिटोरियम में टीचर्स और छात्रों ने पुष्कर को प्रदर्शन मंच की ओर कदम से कदम मिलाकर चलते देखा। उर्वी और उसके साथ खड़े सभी उसके दोस्त तो शौक में थे। दूसरी ओर सुरभि आंटी और अंकिता छात्रों के बीच कुछ व्यवस्था कर रहे थे। अचानक उन्होंने स्टेज पर यह नजारा देखा और चौंक गए। अरे बाप रे, ये पुष्कर है, वो भी मंच पर। क्या वह स्टेज पर परफॉर्म करने जा रहा है? वो क्या करेगा? सभी छात्र असमंजस में एक दूसरे की ओर देखने लगे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें और पुष्कर के बारे में बात करने लगे। पुष्कर, ओह, तुम वहां क्या कर रहे हो? जल्दी से नीचे आओ, उर्वी ने गुस्से से कहा, लेकिन दबी हुई आवाज में। वह पुष्कर से बेहद निराश थी। हालांकि पुष्कर में पहले कोई संगीत की प्रतिभा नहीं थी, लेकिन पहले फिर भी वह एक अच्छा लड़का था। सचमुच वह कब इतना जिद्दी हो गया उसे पता ही नहीं चला। अगर तुम ऊपर जाकर कुछ ना कर पाए तो तुम्हारे लिए इससे बड़ी बेइज्जती कुछ नहीं होगी, उर्वी ने थोड़ी तेज आवाज में कहा। क्या पुष्कर गाना गा पाएगा? क्या सुयश पुष्कर को विदेश जाने के लिए मना लेगा? जानने के लिए सुनते रहिए ये एक्साइटिंग कहानी सिर्फ पॉकेट एफएम पर। उर्वी, क्या तुम अभी भी इस बेवकूफ लड़के में रुचि रखती हो? उसने जानबूझकर रेसिंग ट्रैक पर हमारे साथ गड़बड़ की है और मैंने अभी तक उसे कुछ नहीं कहा है। अब उसे सबक सिखाना बेहतर है ताकि वो तुम्हारे लिए और अधिक परेशानी ना पैदा करे। रचिता ने उर्वी से कहा। यह सुनने के बाद उर्वी को अपनी आंखों में झिझक की चमक महसूस हुई। सुयश ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे वास्तव में इस बार यहां नहीं आना चाहिए था। आजकल के स्टूडेंट्स में कोई गुण ही नहीं है, बस यूं ही। वह पार्टी में खलल डालने के लिए स्टेज पर चढ़ गया। अरे देखते हैं वह खुद को कैसे मूर्ख साबित करता है। इस समय सुरभि और अंकिता जल्दी से बैक स्टेज पर पहुंच गई। क्या चल रहा है? ये पुष्कर स्टेज पर क्यों चढ़ गया है? सुरभि ने मिहिका से आकर पूछा। मुझे नहीं पता, उसने कहा कि वह परफॉर्म करना चाहता है, इसलिए उसे परफॉर्म करने दें। शायद वह वास्तव में कुछ परफॉर्म कर सकता है। मिहिका को अचानक पुष्कर से थोड़ी सी उम्मीद जगी। बाकी टीचर और छात्र जो सच्चाई नहीं जानते थे, उन्होंने सोचा कि मेजबान ने जानबूझकर इसकी व्यवस्था की थी, इसलिए कोई भी बीच में नहीं आया। इस समय स्टेज पर एक खूबसूरत महिला मेजबान खड़ी थी। उसने पुष्कर से पूछा, बताओ तुम क्या परफॉर्म करना चाहते हो? पुष्कर ने कहा, मैं एक म्यूजिक बजाना चाहता हूं। ओह, लेकिन तुम्हारे पास तो कोई इक्विपमेंट भी नहीं है। वो प्यारी सी लड़की पुष्कर को देख रही थी। म्यूजिक बजाने के लिए आपके पास कम से कम एक गिटार तो होना चाहिए, है ना? पुष्कर ने अपने हाथ में एक हरा पत्ता दिखाया और शांति से कहा, मेरा गिटार ये पत्ता है और अब आप माइक्रोफोन पकड़ने में मेरी मदद करें। क्या? वो लड़की चौंक गई थी। ये पत्ती? ये सुनते ही हर कोई दंग रह गया और कई लोग तो जोर जोर से हंसने भी लगे। क्या चुटकुला टाइप आदमी है? बस एक पत्ता। क्या है लड़का क्रॉस टॉक करने जा रहा है? उर्वी और नहीं देख पा रही थी, लेकिन सुयश ने अपना मुंह ढक लिया और हंसा। इसी समय अचानक स्टेज से एक आवाज आई। ये बहुत ही अजीब आवाज थी, मानो एक प्रकार की बांसुरी या सीटी जैसी आवाज। पहले तो ऐसे लगा कि यह झिलमिलाहट है, लेकिन जब ध्यान से सुना तो ऐसा लगा जैसे हवा विरल बांसों से होकर गुजर रही है या जंगली हंस ठंडे तालाब को पार कर रहे हैं। भले ही ऐसी आवाज को पहली बार सुना हो, पर ऑडिटोरियम में बैठे सभी लोग इस आवाज की सनसनाहट को महसूस कर सकते थे। इस समय हर कोई चुप हो गया और स्टेज पर पुष्कर को एकटक घूरता रहा। उर्वी की उत्सुकता से बाहें अचानक ढीली हो गई और उसने धीरे से अपना गुलाबी मुंह खोला, जैसे कि उसने स्टेज पर खड़े पुष्कर को नहीं पहचाना हो। सुयश के चेहरे पर आई मजाकिया मुस्कान भी खत्म हो गई और उसकी पुतलियां धीरे धीरे सिकुड़ गईं। सबसे चौंकाने वाली बात थी, स्टेज पर मौजूद क्यूट लड़की वह पुष्कर के लिए माइक्रोफोन पकड़ रही थी। इतने करीब से वह स्पष्ट रूप से देख सकती थी कि कैसे पुष्कर ने म्यूजिक बजाने के लिए हरी पत्ती के एक टुकड़े को मुंह में डाल दिया था। एक पल के लिए
जैसे ही उसने सुना और देखा, उसका सुंदर गुलाबी चेहरा बेवजह गर्म हो गया। अचानक एक तेज आवाज आई। इसने उन सभी लोगों को अचानक बाधित कर दिया जो म्यूजिक में डूबे हुए थे। पता चला कि प्यारी महिला मेजबान इतनी मूर्ख थी कि वह माइक्रोफोन पकड़ नहीं पाई और उसे जमीन पर गिरा दिया। फिर म्यूजिक बंद हो गया। पुष्कर के मुंह में हरी पत्ती भी इसी समय एक लंबी दरार में विभाजित हो गई। सॉरी, आई एम सॉरी। प्यारी लड़की ने घबराकर माइक्रोफोन उठाया और जल्दी से उसे फिर से पुष्कर के पास ले गई। पुष्कर ने रुककर शांति से कहा, कोई बात नहीं, बस यहीं रुक जाओ, मेरा इक्विपमेंट भी टूट गया है। पुष्कर ने टूटी हुई हरी पत्ती उठाई और धीरे से हंसा। मैं तुम्हें दूसरा टुकड़ा चुनने में मदद करूंगी। सुंदर लड़की ने आगे बढ़कर टूटी हुई हरी पत्ती ले ली और तुरंत स्टेज से उतर गई। पुष्कर अभी म्यूजिक नहीं बजा सकता था। उसने नीचे बैठे टीचर्स और छात्रों का अभिवादन के रूप में सिर हिलाया और स्टेज के पीछे की ओर चला गया। क्या यह अभी खत्म नहीं हुआ है? मत जाओ पुष्कर, फिर से बजाओ, ये तो केवल आधा है। अरे बाप रे, इतने सुंदर टुकड़े का ये केवल आधा हिस्सा ही क्यों है? फिर से स्टेज पर आओ। दर्शकों में बैठे छात्र पागल हो गए थे। ये उनकी आधी इच्छाओं का एक प्रकार का पागलपन। स्टेज के पीछे हर कोई पुष्कर को नीचे आते देख रहा था। रचिता ने पुष्कर की ओर देखा और शर्म से कुछ कदम पीछे हट गई। मंगल का चेहरा भी चल रहा था, जैसे किसी ने उसे कई बार जोर से थप्पड़ मारा। वह मूल रूप से निराशा में पुष्कर के नीचे आने और उस पर हंसने का इंतजार कर रहा था, लेकिन अब उसे खुद पर ही शर्म आ रही थी। पुष्कर, तुमने इस तरह का म्यूजिक बजाना कब सीखा? उर्वी ने हकलाते हुए पुष्कर से कहा। उसकी मानो तो पुष्कर एक बेकार लड़का था जो जीवन में कुछ भी नहीं कर सकता था, फिर वो इतना अच्छा म्यूजिक कैसे बजा सकता था? पुष्कर ने शांति से कहा, मैं हमेशा से जानता था। क्या तुम पहले से ही ऐसा म्यूजिक बजा सकते हो? उर्वी का नाजुक शरीर कांपने लगा। उसका चेहरा बेहद खूबसूरत हो गया और उसने ना जाने क्या सोचकर अपना सिर नीचे कर लिया। पुष्कर के लिए सुरभि और अंकिता बहुत खुश थे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारे पास ऐसा टैलेंट है, लेकिन तुम्हारे पास केवल आधा गाना है। कितने अफसोस की बात है। मौका मिलने पर तुम्हें इसे मेरे लिए बजाना होगा। मैं इसे आधा सुनकर अभी बहुत अनकंफर्टेबल महसूस कर रही हूं। मैं चाहती हूं कि यह पूरा हो जाए। अंकिता ने आधे गीत को भी समझ लिया था। भीड़ के पीछे मेहका थी जो चुपचाप खड़ी हुई थी। उसने पुष्कर को अजीब आंखों से देखा। यह स्पष्ट था कि वह अभी भी उस परी जैसे म्यूजिक में डूबी हुई थी। उसने अनगिनत शास्त्रीय म्यूजिक सुने हैं, लेकिन उनमें से कोई भी पुष्कर की धुन जितना अच्छा नहीं रहा। नहीं, यह सिर्फ सुनने में अच्छा नहीं है, ये एक तरह का जुनून है जो लोगों को अंदर तक महसूस कराता है। मुझे म्यूजिक का यह टुकड़ा अवश्य सीखना चाहिए। मेघा की ठंडी आंखें गर्मी से चमक उठी। रास्ते से हट जाओ। इस समय सुयश चिल्लाया और अपना महंगा गिटार पकड़कर पुष्कर की ओर दौड़ा। आप क्या करने जा रहे हैं? आपने पुष्कर की म्यूजिक प्रतिभा की खोज की है और उसके टीचर बनना चाहते हैं, है ना? सुरभि ने सुयश को रोका। वास्तव में उम्मीद थी कि सुयश सहमत हो जाएगा। सुयश लगभग रो रहा था। मैं कौन होता हूं उसे अपना स्टूडेंट बनाने वाला? ये लड़का तो मुझसे कहीं ज्यादा टैलेंटेड है। मैं तो खुद उसका स्टूडेंट बनना चाहता हूं। सुयश ने अपने 10 लाख से अधिक के गिटार को एक बार में ही कई टुकड़ों में तोड़ दिया और फिर जोर से चिल्लाया, पुष्कर, प्लीज मुझे अपने स्टूडेंट के रूप में स्वीकार करें। मैं वास्तव में ईमानदार हूं। मुझे ये $1 मिलियन का गिटार नहीं चाहिए। मैं अभी बहुत अहंकारी था। प्लीज मुझे अपने स्टूडेंट के रूप में एक्सेप्ट कर लो। मैं बहुत मेहनत से आपसे म्यूजिक सीखूंगा। पुष्कर ने उसकी ओर देखा और शांति से कहा, म्यूजिक के लिए स्पेशल टैलेंट की आवश्यकता होती और आपके पास ये नहीं है। सुयश तुरंत जमीन पर गिर गया। उसके दिल में बहुत चोट लगी और वह लगभग फर्श पर लेट गया था। पुष्कर के गाने के आधे हिस्से ने पुष्कर को अचानक ही ध्यान का केंद्र बना दिया था, लेकिन पुष्कर को अचानक अपने दिल में ठंडक महसूस हुई। उसे कुछ आभास हो रहा था। उसने ऑडिटोरियम के चारों ओर नजर डाली और फिर उसने गहरी आवाज में कहा, अंकिता मैडम, मुझे अभी कुछ करना है, मैं वापस जा रहा हूं। क्या तुम डांस एक्ट नहीं देखोगे? हर कोई हैरान था। पुष्कर को ऑडिटोरियम से बाहर निकलते हुए सब देख रहे थे। वह सुंदर लड़की जो मेजबान थी तभी पत्नियों का एक बैच उठाकर आई, लेकिन उसने देखा कि पुष्कर उसके पास से ही निकल गया। वह एक पल के लिए स्तब्ध रह गई। उसने अपने हाथ में टूटे हुए पत्ते को देखा, अपने गुलाबी होठों को काटा और ध्यान से उसे अपने गुलाबी पर्स में रख लिया। पुष्कर ऑडिटोरियम से बाहर निकला और चारों ओर देखा। बाहर सड़क पर कोई नहीं था, लेकिन खतरे का एहसास अब भी उसके दिल में बना हुआ था। पुष्कर, तुम क्यों जा रहे हो?
अचानक उर्वी बाहर निकल कर आई और ऑडिटोरियम के बाहर सीढ़ियों पर खड़ी होकर पुष्कर के ऊपर चिल्लाई। पुष्कर थोड़ा बेचैन था। कोई खतरनाक व्यक्ति उसे घूर रहा होगा, इसलिए वह जल्दी से बाहर आ गया था, लेकिन उर्वी भी उसके पीछे आ गई थी। मुझे अभी कुछ करना है, जल्दी वापस जाओ। पुष्कर नहीं चाहता था कि उर्वी उसका पीछा करे। उर्वी ने अचानक पूछा, तुमने कहा था कि तुम लंबे समय से म्यूजिक जानते हो, तो फिर तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? पहले तो वह थोड़ा दुखी हुई, लेकिन बोलते बोलते गुस्सा हो गई। क्या तुमने इसे जानबूझकर छिपाया? फिर तुम हमें शर्मिंदा करने के लिए जानबूझकर स्टेज पर परफॉर्म करने गए थे, है ना? तुम्हारे लिए सबसे जरूरी बात मुझे नीचा दिखाना है ना? तुम्हारे स्टेज पर आने से पहले मैं तुम्हारे बारे में क्या क्या सोच रही थी और तुमने मेरे साथ ऐसा किया। उर्वी ने पुष्कर की ओर घूर कर देखा। तुम बहुत कुछ जानते हो, लेकिन क्या तुमने कभी मेरे बारे में सोचा है? तुम कभी भी दूसरे लोगों की फीलिंग्स की रिस्पेक्ट नहीं करते हो, है ना? अब रचिता और मेरे बाकी दोस्त सोचते हैं कि मुझे पहले से पता था, और वे सोचते हैं कि मैंने तुम्हारे बारे में उनसे झूठ बोला है। अब तुम फिर से बाहर भाग रहे हो। फंक्शन अभी आधा अधूरा है। तुम ये मत सोचो ये बहुत अच्छा है कि तुम कुछ म्यूजिक बजाकर यहां से ऐसे भाग जाओगे। उर्वी, पुष्कर अचानक जोर से चिल्लाया और ठंडे स्वर में कहा, तुम मुझसे ऐसे क्यों बात कर रही हो? तुम जानती नहीं हो कि मैं कौन हूं? मैं नश्वर हूं और तुम मेरे बारे में कोई भी निर्णय नहीं ले सकती हो। पुष्कर की आंखें अचानक ही लाल हो गई थी और उसकी आवाज भारी हो गई। पुष्कर चला गया और उसकी बात सुनकर उर्वी इतनी डर गई थी कि उसका चेहरा पीला पड़ गया था। पुष्कर ने मुड़कर उसके सुंदर चेहरे को देखा और गंभीरता से कहा, तुम्हारा मुझ पर जो भी रह गया है वह मुझे तुम्हें वापस नहीं देना होगा, और तुम भी मुझसे ऐसा कुछ भी मत मांगो जो मैं तुम्हें नहीं दे सकता। अब से हमारे रास्ते अलग हैं। इतना कहने के बाद वह गुस्से से पलटा और सीधे अंधेरे में गायब हो गया। उर्वी स्तब्ध होकर सीढ़ियों पर रुकी रही। जब तक पुष्कर पूरी तरह से गायब नहीं हो गया तब तक उसे एहसास नहीं हुआ कि वह क्या कर रही थी, और उसने अपने दांत पीस लिए। वह बहुत ही परेशान और बेइज्जत महसूस कर रही थी। पुष्कर, मैं हमेशा तुम्हारे बारे में सोचती हूँ और ये सब तुम्हारी भलाई के लिए करती हूँ। तुम बदल गए हो और ऐसे लड़के बन गए हो जिसे मैं नहीं पहचानती। You shouted on me today means you are changed now. You are gangster now. मुझे लगता है कि हम दोनों डिफरेंट वर्ल्ड के लोग हैं, इसलिए अब जब भी तुम्हारा दिल दुखे तो मेरे पास मत आना। उर्वी ने अपनी मुट्ठियां भींच ली। पुष्कर, जो हमेशा कायर और बेवकूफ था, उसने आज उर्वी को खरी खोटी सुना दी थी। तभी कुछ लड़कियां सामने से आई और उर्वी से बोली, उर्वी, वो टैलेंटेड म्यूजिशियन कहाँ है? तुमने कहा था कि वह तुम्हारी सभी बातें मानता है, और अगर तुम उसे वापस आने के लिए कहोगी तो वह जरूर वापस आ जाएगा। क्या तुमने उसे देखा? क्या ये म्यूजिक टैलेंट होता है? क्या पता वो सिर्फ लिप सिंकिंग कर रहा हो। कितनी शर्म की बात है। उर्वी ने ठिठुरते हुए कहा और मुड़कर अंदर चली गई। पुष्कर बिल्डिंग से बाहर आ चुका था, लेकिन अभी भी उसे महसूस हो रहा था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वो खतरे को सूंघ सकता था। यह अंधेरे में एक क्रूर जानवर द्वारा घूरे जाने का एहसास है। ये वही घटिया आदमी है जो मधुमक्खियां पालता है। पुष्कर अकेले धीरे धीरे चलने लगा और वह अपनी सोसाइटी में भी पहुंच गया। उसने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया है। ऐसा लगता है जैसे यह आदमी बहुत चालू है। कौन है यह आदमी? मुझ पर हमला क्यों नहीं कर रहा है, जबकि मैं इतना आहिस्ता से चलते हुए यहां तक आ गया हूं? पुष्कर ने मन ही मन कहा। पुष्कर अपने घर में घुस गया और फिर उसने नहाने के बहाने तुरंत ध्यान लगाना शुरू कर दिया। कौन था जो पुष्कर का पीछा कर रहा था? क्या उर्वी और पुष्कर में फिर से प्यार जाग जाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए ये एक्साइटिंग कहानी सिर्फ पॉकेट एफएम पर। पुष्कर अपने कमरे में लेटा हुआ कुछ सोच रहा था कि तभी उसके घर की डोरबेल बजी। इतनी देर रात को कौन हो सकता है? अभी तो सुबह के 3 ही बज रहे हैं। पुष्कर थोड़ा चौंक गया था, फिर वो उठकर दरवाजे पर गया। अरे तुम यहां, और वो भी इतनी देर रात? तुम यहां किस लिए आई हो? पुष्कर ने देखा कि सामने एक लंबी पतली सी लड़की खड़ी है। वो और कोई नहीं बल्कि मेहका ही थी। पुष्कर के कुछ कहने से पहले ही मेहका सीधी अंदर ही चली गई और बोली, मैं यहां उस धुन के बारे में जानने आई हूं जो तुमने फंक्शन में बजाई थी। मुझे वो म्यूजिक स्कोर चाहिए। मेरे पास वो म्यूजिक स्कोर नहीं है, और अगर मेरे पास होता भी तो तुम इसे नहीं बजा पाती। मेहका ने अपनी बड़ी आंखों से पुष्कर को देखा और कहा, मुझे इतना परेशान मत करो। मैं क्यों नहीं बजा सकती? मुझे जल्दी से स्कोर दो। मुझे उसका दूसरा पार्ट भी चाहिए। तुम चाहो तो मैं इसके पैसे भी दे सकती हूं। ऐसा कहने के साथ मेहका ने अपना एटीएम कार्ड निकालकर पुष्कर के सामने रख दिया और कहा, मेरा और कुछ मतलब नहीं है।
मुझे गाना बहुत पसंद है। इस कार्ड में 3 लाख रुपए हैं और पासवर्ड मैं तुम्हें मैसेज कर दूंगी। मैं तुम्हारा गाना खरीदना चाहती हूँ। यदि तुम मुझे इसे नहीं देते तो मैं यहां से नहीं जाऊंगी। पुष्कर को उसकी मूर्खता पर हंसी आ गई थी। तुम इसे नहीं सीख सकती। एक दूसरे का समय बर्बाद मत करो, पुष्कर ने हंसते हुए कहा। मेघा वहीं पुष्कर के सामने बैठ गई। मेरे पास वैसे भी बहुत समय है। पता नहीं तुम एक म्यूजिक स्कोर देने के लिए इतना एटीट्यूड क्यों दिखा रहे हो। ठीक है, मैं तुम्हें म्यूजिक स्कोर दूंगा, लेकिन यदि तुम इसे नहीं सीख पाई तो मेरे पास मत आना, पुष्कर ने कहा। मेघा ने सिर हिलाया और पुष्कर की ओर गुस्से से देखा। मेघा की नजरों में पुष्कर किसी और से अलग नहीं था। पैसों के सामने हर कोई बिकने के लिए तैयार हो जाता है। ऐसा कोई म्यूजिक स्कोर नहीं है जिसे मैं नहीं सीख सकती। बस इसे मुझे दे दो। पुष्कर ने तुरंत कागज और पेन निकाला, सब कुछ लिखा और फिर स्कोर मेघा को सौंप दिया। और अब मुझे परेशान मत करना, ये कहकर पुष्कर अपने कमरे में वापस चला गया। अगली सुबह वह बाहर आया तो उसने देखा कि बाथरूम में पानी बहने की आवाज आ रही। अरे लड़की यहां पर नहा रही है। बाथरूम से हल्की गुनगुनाहट की आवाज आई। पुष्कर की सुनने की क्षमता अब इतनी तेज हो चुकी थी कि उसने मेघा के कोमल शरीर को धोने वाली एक छोटी सी हथेली की आवाज भी सुनी। ये लड़की तो सचमुच पागल है। पुष्कर तैयार होने के लिए दूसरे कमरे में गया और तैयार होने के बाद कॉलेज चला गया। क्या हुआ है यहाँ? जैसे ही पुष्कर ने कॉलेज में कदम रखा तो उसने देखा कि ग्राउंड में 20 से अधिक बसें खड़ी हैं और स्टूडेंट्स उनमें चढ़ रहे हैं। पुष्कर, क्या तुम कभी पहले नहीं आ सकते? जल्दी से बस में चढ़ो, 12 नंबर बस तुम्हारा इंतजार कर रही है। अंकिता ने देखा कि पुष्कर बाहर खड़ा हुआ देख रहा है, इसलिए उसने चिल्लाते हुए पुष्कर से कहा, टीचर हम कहां जा रहे हैं? पुष्कर ने अंकिता से पूछा। अंकिता ने आश्चर्य से कहा, आज हम सभी घूमने जा रहे हैं। क्या तुम्हें पहले नहीं पता था? तुम्हारा सामान कहां है? मैं इसे नहीं लाया, पुष्कर ने कंधे उचकाते हुए कहा। अंकिता ने उसे गुस्से और मजाकिया अंदाज में देखा। जल्दी करो और बैठ जाओ, गाड़ी चलने वाली है और जब हम वहां पहुंचेंगे तो मैं तुम्हें इसे खरीदने के लिए ले जाऊंगी। सभी स्टूडेंट्स अंकिता को यह कहते हुए सुन रहे थे और उस पर हंस भी रहे थे। पुष्कर एक खाली सीट पर बैठ गया। पुष्कर के पास बैठा हुआ एक मोटा लड़का मुस्कुराया और बोला, अरे पुष्कर, तुम्हें कल रात बहुत नशा नहीं हुआ था, है ना? आज हम वहां एक रात के लिए रुक रहे हैं और तुम इतने अच्छे हो कि तुम टूथब्रश भी नहीं लाए। हाँ मैं भूल गया, पुष्कर ने कहा। पुष्कर जाना तो नहीं चाहता था, लेकिन अंकिता ने उसे जबरदस्ती खींच लिया था। जल्द ही गाड़ी चल पड़ी। 5 घंटे से अधिक समय तक गाड़ी चलने के बाद बस एक हिल स्टेशन पहुंच गई। वहां बहुत से और भी टूरिस्ट आए हुए थे। अरे ये कैसे हो सकता है? मैं यहां कुछ खतरा कैसे महसूस कर सकता हूं? ये तो किसी दुश्मन की गंध है, पुष्कर ने बस से उतरते ही कहा। लेकिन जैसे ही पुष्कर ने उस बुरी आत्मा को महसूस किया, उस बुरी आत्मा को भी पुष्कर महसूस होने लगा और वो खतरे का ऑरा अचानक गायब हो गया जो कुछ देर पहले तक पुष्कर महसूस कर रहा था। बहुत चालाक है, पुष्कर ने कहा। पुष्कर टीचर के कहने पर अपने रूम में चला गया। हालांकि ये एक हिल स्टेशन था जहां पर टूरिस्ट के आने जाने के लिए बहुत अच्छे से अरेंजमेंट किया गया था। सभी लोग अपने अपने कमरे में बैठ जाएं और कुछ देर आराम करें। अंकिता ने जल्दी से व्यवस्था पूरी कर ली और फिर पुष्कर को खरीदारी के लिए बाहर ले गई। यहां हमेशा टूरिस्ट आते रहते हैं, इसलिए बहुत सी दुकानें हैं जहां सभी जरूरत की चीजें मिल जाती हैं, अंकिता ने पुष्कर से कहा। पुष्कर ने कहा, टीचर मैं अपने लिए शॉपिंग कर लूंगा, आप जाकर अपना कोई काम कर सकती हैं। अंकिता ने उसे रास्ता समझाया और फिर अपना एटीएम निकालकर पुष्कर को देते हुए कहा, ये लो, इसमें 10,000 रुपए हैं, अपने लिए अच्छे से शॉपिंग कर लेना। मेरे पास खुद पैसे हैं, मैं आपसे पैसे कैसे मांग सकता हूं? पुष्कर ने पैसे लेने से मना करते हुए कहा। अंकिता ने कहा, तुमने मुझे अस्पताल में इतनी मदद की थी, इसलिए मुझे भी तुम्हें कुछ देना चाहिए। मुझे कॉलेज से सैलरी मिलती और वैसे भी मैं नहीं चाहती कि तुम यहां पैसे खर्च करो। आफ्टर ऑल आई एम योर टीचर। अंकिता के इतना कहने पर पुष्कर ने कार्ड ले लिया, लेकिन अंकिता के जाने पर पुष्कर जैसे ही मुड़ा तो उसने वहां किसी को खड़े पाया। वो मेहिका थी। क्या बात है? पुष्कर ने उससे पूछा। मेहिका सोच रही थी कि कल ही तो उसने पुष्कर को 3 लाख रुपए दिए थे, फिर वो अंकिता मैडम से पैसे क्यों ले रहा है? ये आदमी पैसे के लिए कुछ भी करेगा। मेहिका ने गुस्से में पुष्कर से कहा, जो संगीत स्कोर तुमने मुझे दिया था वो बिल्कुल भी नहीं बजाया जा सकता। तुमने मेरे पैसे के साथ कुछ नहीं किया, है ना? मैंने तुमसे पहले कहा था, ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे तुम इसे बजा सको, पुष्कर ने कहा। उसके बाद पुष्कर ने उसे इग्नोर कर दिया और आगे बढ़ गया, क्योंकि उसे कपड़े खरीदने थे। मैं भी देखती हूं तुम मेरे पैसे कैसे खर्च करते हो। मैं अभी अपना अकाउंट ही लॉक कर दूंगी। अगर तुम मुझे सही म्यूजिक स्कोर नहीं दोगे
तो मैं तुम्हें पैसे भी नहीं दूंगा। मेहिका ने गुस्से में अपना मोबाइल फोन निकाला और अपने बैंक अकाउंट में लॉग इन किया। तुम मेरे पीछे क्यों आ रही हो? पुष्कर ने अपने पीछे आती हुई मेहिका को देखकर कहा, क्या ये तुम्हारा घर है क्या? जो भी चाहे रास्ते पर चल सकता है। मेहिका ने पुष्कर से कहा। पुष्कर ने ज्यादा कुछ नहीं बोला क्योंकि बाकी सभी स्टूडेंट्स उसी की ओर देख रहे थे। जल्दी पुष्कर ने कपड़े खरीद लिए, लेकिन जब पुष्कर दूसरी चीजें खरीद रहा था तो मेहिका ने उसके जूते बदल दिए। देखती हो तुम टीचर अंकिता के पैसे कैसे खर्च करते हो। मेहिका ने शांत होने का नाटक किया और पुष्कर के जूते बदलने के बाद कुछ देर इंतजार किया। जब उसने पुष्कर को बाहर आते और बदले हुए जूतों के साथ जाते देखा तो वह इतनी खुश हुई कि उसने अपना मुंह ढक लिया और हंसने लगी। अगले दिन सुबह 5 बजे सभी छात्रों ने स्नान किया और अपने कपड़े बदले और एक मंदिर के सामने चौराहे पर इकट्ठा होने लगे। सभी छात्रों ने एक जैसे कपड़े पहने हुए थे, जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। यह एक संत का आश्रम था। जब वो सभी आश्रम में प्रवेश कर रहे थे तभी एक लड़का जोर से जम्हाई लेते हुए चिल्लाया, मैं भूख से मर रहा हूं, मैं कब खा सकता हूं? मैं बेकार में यहां खड़ा हुआ हूं, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। नीमा, चुप हो जाओ, बिना बात के बकवास मत करो, उसके दोस्त ने डांटते हुए कहा। उसके बगल में एक दुबला पतला लड़का भी ऐसा लग रहा था जैसे वह जागा ही नहीं हो। अंकिता भी उसी लाइन में खड़ी हुई थी। उसने कहा, शांत, बात मत करो। लंबे लड़के ने पीछे देखा और घुराया, भाड़ में जाओ, तुम मेरी क्लास के टीचर नहीं हो, क्या इसका तुमसे कोई लेना देना है? यह सही है, बस अपनी क्लास का ध्यान रखो और अपने काम से काम रखो। दूसरे लड़के ने भी अंकिता से ऐसे ही कहा। अंकिता गुस्सा हो गई, लेकिन वह इस समय जोर से शोर नहीं कर सकती थी। लेकिन अचानक अंकिता ने देखा कि एक व्यक्ति तेजी से आ रहा है और उसने दोनों लड़कों की गर्दन के पिछले हिस्से पर जोर से चोट की। पुष्कर ने उन दो बदतमीज लड़कों को मारकर जमीन पर गिरा दिया और फिर उन दोनों को नीचे गिराकर लात मारी। अंकिता इतनी परेशान हो गई थी कि उसके पास पुष्कर को डांटने का समय नहीं था और उसने तुरंत कुछ लड़कों को उन्हें डॉक्टर के पास ले जाने के लिए कहा जो कार के साथ आए थे। ये लड़का अपने मार्शल आर्ट पर भरोसा करते हुए हर जगह अपने साथ के लोगों को धमकाता है। बाकी के बच्चे पुष्कर को देखकर ऐसी बातें करने लगे थे। आश्रम में दर्शन करने के बाद मेहिका ने देखा कि पुष्कर पहाड़ी से नीचे की ओर जा रहा है। यह लड़का दोबारा कौन सा बुरा काम करने जा रहा है? मेहिका थोड़ी चौंकी। उसने अपने दांत पीस लिए और तेजी से पीछा किया। पुष्कर के हाथ में रानी मधुमक्खी इस समय और अधिक संवेदनशील हो गई थी। वह जानता था कि वो बुरा इंसान जो इन मधुमक्खियों को पालता है वो जरूर इस समय आसपास होगा। कौन? पुष्कर ने अचानक ही पीछे मुड़कर देखा और उसने पाया कि मेहिका उसका पीछा कर रही। धत तेरी, इससे पहले मैं केवल अपने हाथ पर रानी मधुमक्खी के बदलावों पर ध्यान दे रहा था और मुझे यह भी नहीं पता कि मेहिका मुझसे बहुत पीछे नहीं है। पुष्कर ने मेहिका को देखकर सोचा, तुम यहां पर क्या कर रही हो? पुष्कर ने मेहिका से पूछा। मेहिका इस समय थोड़ी डरी हुई थी क्योंकि उसने पाया कि वह खो गई थी। पहले ये बताओ तुम यहां क्या कर रहे हो? पुष्कर ने जल्दी से कहा, मुझे कुछ जरूरी काम है, जल्दी वापस जाओ। मैं अकेले कैसे वापस जा सकती हूँ? अगर सांप मिल गया तो क्या होगा? मेहिका को हमेशा लगता था कि वह उन चीजों से घिरी हुई है जो उसे डराती है। उसके पीछे इतने सारे पहाड़ी रास्ते थे कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वापस किस रास्ते जाए। इसी समय सामने से जोर जोर से कुछ हिलने की आवाज आई। पुष्कर का दिल कांप उठा और वह एक कदम आगे बढ़ा। पुष्कर ने एक पेड़ को लात मारी। उसने केवल 2 क्लिक सुनी और फिर पूरा पेड़ गिर गया। जल्दी बाहर आओ, पुष्कर जोर से चिल्लाया। कुछ दूरी पर पेड़ों के पीछे से एक आदमी नजर आने लगा था। वह दुबला पतला था लेकिन उसकी आंखें बेहद तेज थी। उसकी आवाज आई, लड़के, तूने मेरा बड़ा प्रोजेक्ट बर्बाद कर दिया। आज तेरी मौत का दिन है। तुम किसी को मारना भी चाहते हो परंतु फिर भी मुझे जंगल में ले जाना चाहते हो, मतलब बड़े खतरनाक हो तुम, पुष्कर ने कहा। जैसे ही पुष्कर ने कहा उसने अपने शरीर को झटका दिया और उस आदमी पर झपट पड़ा। उस आदमी को उम्मीद नहीं थी कि पुष्कर इतना मजबूत होगा। उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं और वह तुरंत भागने लगा। उसके पीछे मेहिका भी अचंभित होकर गिरे हुए पेड़ को देख रही थी। अचानक उसने घने जंगल को देखा। वह डर के मारे चिल्लाई। फिर उसने सामने की ओर देखा और फिर अपने पीछे की सड़क की ओर देखा। अंत में उसने अपने दांत पीस लिए और उस दिशा में दौड़ने लगी जहां पुष्कर भाग रहा था। पुष्कर ने दूर तक उस आदमी का पीछा किया और कुछ ही देर में पुष्कर ने उस आदमी को जोर से लात मारकर जमीन पर गिरा दिया। उस आदमी के मुंह से काला खून बाहर निकल आया। उसकी आंखों में भयंकर डर दिखा। तुम चाहते हो कि मैं मर जाऊं, लेकिन मुझे मारना इतना आसान नहीं है। क्या पुष्कर उस आदमी को मार देगा
आखिर कौन था वो आदमी, जानने के लिए सुनते रहिए ये एक्साइटिंग कहानी सिर्फ पॉकेट एफएम पर। उस घटिया आदमी ने लाल रंग में रंगी हुई हड्डी का एक टुकड़ा निकाल लिया और वो चुपचाप कुछ बड़बड़ाया और तभी अचानक से ठंडी हवा का झोंका आया। ये उसकी एक छोटी सी चाल थी। पुष्कर हवा में उछल गया और उस घटिया आदमी के सिर पर पैर रख दिया। उस आदमी के शरीर से जैसे खून की नदी बह गई और पुष्कर की आंखों में एक चमक सी दिखी। वो दोनों बुरी तरह एक दूसरे पर टूट पड़े थे, जिससे पहाड़ टूटने लगे। पुष्कर ने उसे एक मुक्का मारकर नीचे गिरा दिया। उसकी मुट्ठी से सफेद कीलें बाहर निकलने लगी। सिर्फ एक धमाका हुआ और उस आदमी की मजबूत हड्डियां पल भर में टूट गई। इसके बाद ही पुष्कर की मुट्ठी की शक्ति नहीं रुकी। उसने सीधा उस आदमी के सिर पर हमला कर दिया। वो आदमी पुष्कर का हमला सहन नहीं कर पा रहा था। पुष्कर ने उसे इतनी जोर से मारा कि उसका सर फट गया। पुष्कर ने फिर से छलांग लगाई और वो आदमी 7-8 फुट दूर जाकर गिरा। ऐसा लगता है कि जादुई हथियार के बिना तुम कुछ नहीं हो, पुष्कर ने कहा। पुष्कर ने उस आदमी की लाश को देखा और अपना सीधा हाथ हिलाया। पुष्कर को यह एहसास हो चुका था कि अभी अभी मुक्के से उसके हाथ की हड्डी टूट चुकी है। इसके अलावा उस आदमी के खून की धार ने पुष्कर के पैरों में जलन पैदा कर दी। पुष्कर पीछे पलटा और उसे उस आदमी के शरीर से तांबे के सिक्के मिले। पुष्कर ने उन्हें हटाकर दूर कर दिया। इसके बाद पुष्कर को उस आदमी की पीठ पर एक मधुमक्खी का टैटू बना मिला। यह किसी गिरोह की ओर इशारा कर रहा था। पुष्कर बहुत ही गहरे पहाड़ों के बीच में था, जहां पर डिटॉक्स करने के लिए जड़ी बूटियों की कमी नहीं थी। वो जड़ी बूटियों को ढूंढकर उन्हें मिलाकर इस छोटे से रक्त धुंध से जहर निकाल सकता था। जब तक पुष्कर डिटॉक्स करता 4 बज चुके थे। वहां पर मोबाइल का कोई सिग्नल नहीं था। उसे शाम तक कैंप वापस पहुंचना था। टीचर्स और बाकी के लोग इस समय परेशान होंगे। रोना धोना हो सकता है क्योंकि मेहका भी अब तक वापस कैंप नहीं पहुंची होगी। पुष्कर तुरंत उसे ढूंढने के लिए मेन रोड पर आ गया। पुष्कर को अचानक मेहका का ख्याल आया। अब तक मेहका के आंसू सूख चुके थे। वो पुष्कर को फॉलो करना चाहती थी, पर वो फिसल गई थी और गिर गई थी। वो बहुत ही नाजुक लड़की थी। उसके पैर में मोच आने से उसे बहुत दर्द हो रहा था। मेहका के अंदर खड़े होने की ताकत भी नहीं थी। वहां पर मोबाइल का सिग्नल भी नहीं था। वो सिर्फ पुष्कर को बार बार बुला रही थी। पुष्कर, प्लीज आ जाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। मेहका की आवाज भी धीमी पड़ती जा रही थी। इतनी देर तक बुलाने के बावजूद भी पुष्कर ने कोई जवाब नहीं दिया। मेहका लगातार पुष्कर को आवाजें लगा रही थी। तभी कुछ जानवर उसकी तरफ दौड़कर उसे डराने लगे। मेहका इस पल डर गई। उसका चेहरा पीला पड़ गया और वो लगभग बेहोश हो गई। मैं यहां नहीं मर सकती। क्या यहां कोई है? प्लीज मुझे बचाओ। मेहका डरी हुई थी। उसे भूख भी लग रही थी। उसने कल रात को अच्छे से खाना नहीं खाया था। उसे लगा था कि वो कल तक पहुंच जाएगी और इस सब से बाहर निकल जाएगी। उसे अब तक भूख का एहसास नहीं हुआ था। मेहका भूख से लगभग बेहोश होने वाली थी। मेहका परेशान हालत में पुष्कर को आवाज लगा रही थी। मेहका ने कहा, पुष्कर, तुम कहां हो? क्या तुम्हें मेरी आवाज सुनाई दे रही है? मेहका और भी डर गई जब उसने देखा कि सूरज डूबने वाला है, रात होने वाली है। रात होने पर वो वहां अकेले कैसे रह सकती थी? उसे मौत का डर सता रहा था। मेहका ने कहा, अगर मुझे पहले पता होता तो मैं पुष्कर की बात सुन लेती और अकेली वापस चली जाती। जब मेहका बहुत डरी हुई थी तभी अचानक से एक जानी पहचानी आवाज उसे सुनाई दी। मेहका को एक उम्मीद सी दिखी। मेहका के चेहरे पर हल्की सी खुशी दिखाई देती। पुष्कर ने कहा, क्या मैंने तुम्हें वापस जाने के लिए नहीं कहा था? मेहका पहले तो चौंक गई। उसका नाजुक शरीर कांपने लगा। तभी उसने पुष्कर को ऊपर खड़ा देखा। मेहका को भी नहीं पता चला कि वो अचानक से क्यों रोने लगी। ये बेहद भावुक पल था। मेहका ने चिल्लाते हुए कहा, पुष्कर, तुम मर जाओ। यू स्काउंड्रल, कहां थे तुम? उसने पुष्कर को अपने सामने से आते हुए देखा। मेहका ने तुरंत एक पेड़ की लकड़ी को उठाया जिसका इस्तेमाल उसने खुद को बचाने के लिए किया था। उसने पुष्कर के हाथ पर वार कर दिया जिससे पुष्कर के हाथ में चोट आ गई। मेहका गुस्से में बोलती जा रही थी, मैं तुम्हें पीट पीट कर मार डालूंगी, नहीं छोड़ूंगी तुम्हें। तुमने मुझे अकेला छोड़ दिया। तुम्हें मेरा जरा भी ख्याल नहीं आया। हाउ कैन यू बी सो मीन? पुष्कर को दर्द हुआ और उसने जोर से कहा, ठीक है, अगर तुम मुझे दोबारा मारोगी तो मैं तुम्हें छोड़कर चला जाऊंगा। मेहका ने तुरंत अपने आप को रोका। उसकी आंखों में शिकायत के आंसू थे, लेकिन उसने पुष्कर को तिरछी नजर से देखा। मेहका ने रोते रोते सिसकियां भरते हुए कहा, तुम मुझे अकेला छोड़कर चले गए और अब मुझे मौत से डरा रहे हो। अगर मैंने तुम्हें 2 बार मारा तो क्या हो गया? तुम जानते हो मैं कितना डर गई थी। पुष्कर ने कहा, शांत हो जाओ,
पहले मैं तुम्हारी मदद करूंगा और हम जल्दी यहां से बाहर निकलेंगे। अचानक मेहिका आगे बढ़ी और पुष्कर के गले से लग गई। उसका पूरा शरीर पुष्कर को छू रहा था। पुष्कर को मेहिका के शरीर की खुशबू आ रही थी। मेहिका का नर्म शरीर और गर्म सांसें पुष्कर को महसूस हो रही थी। खासकर मेहिका का दिल, जो कि पुष्कर के दिल से चिपका हुआ था। दोनों एक दूसरे के बेहद करीब थे। पुष्कर अब चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था, लेकिन पुष्कर के दिल में कोई गंदा ख्याल नहीं आया था। वो अभी मेहिका की मदद करना चाहता था। उसने मेहिका के ऊपर चढ़ने में मदद की और उसके घुटने को देखने लगा। मेहिका का घुटना एकदम सफेद और मुलायम था, जैसे कि किसी ने दूध से धोया हो। पुष्कर ने मेहिका के घुटने पर जैसे ही हाथ लगाया तो पुष्कर के इस तरह से छूने पर मेहिका का चेहरा शर्म से लाल हो गया। मेहिका ने कहा, मैं थक गई हूं और बहुत भूखी भी हूं, प्लीज मुझे उठा लो और कुछ खाने का अरेंजमेंट करो ना। पुष्कर का सीधा हाथ टूट गया था, उसमें बिल्कुल भी ताकत नहीं। उसने अपने उल्टे हाथ से यह सब किया। मेहिका उतनी भी नाजुक नहीं थी जितना कि वो सोच रही थी। इस समय वो पूरी ताकत से टिकी हुई थी। वो पुष्कर को देखने की हिम्मत भी नहीं कर पा रही थी। पुष्कर ने मेहिका के पैरों को ठीक करने के लिए पहले घुटनों का इस्तेमाल किया और फिर ताकत के लिए उल्टे हाथ का इस्तेमाल किया। मेहिका को इतना खतरनाक दर्द हुआ कि वो लगभग बेहोश होने को थी। पुष्कर ने मेहिका से कहा, अभी यहां वहां मत घुसो, थोड़ी देर आराम करो, थोड़ी देर में हम बाहर निकलेंगे। पुष्कर निकलने की तैयारी करने लगा। मेहिका ने अपने पेट पर हाथ रखकर पुष्कर से कहा, मुझे बहुत भूख लग रही है, क्या कुछ खाने का अरेंजमेंट नहीं हो सकता? पुष्कर यहां वहां देखने लगा। उसने भी बहुत समय से कुछ नहीं खाया था। पुष्कर को भी भूख का एहसास हो रहा था। मेहिका को बहुत परेशानी हो रही थी। पुष्कर ने कहा, रुको मैं कुछ ढूंढ कर लाता हूं। मेहिका ने कहा, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी। पुष्कर ने कहा, बैठो, हिलना मत, मैं पास में ही हूं। पुष्कर कुछ खाने का इंतजाम करने के लिए जंगल की तरफ चला गया। मेहिका बहुत दुखी थी। बचपन से ही वो जिन लड़कों से मिली थी वो उसे खुश करने की कोशिश करते थे, पर पुष्कर इन सब की परवाह नहीं करता। मेहिका ने पुष्कर का थोड़ा इंतजार करने के बाद उसे आवाज लगा। मेहिका ने कहा, पुष्कर तुम कहां हो? मुझे डर लग रहा है, क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो? पुष्कर ने जंगल से आवाज लगाई, मैं यही हूं। मेहिका ने पूछा, क्या तुम्हें खाने के लिए कुछ मिला? पुष्कर ने जवाब दिया, हाँ मिला। और फिर बुदबुदाते हुए, ये छोटी बच्ची बहुत डरपोक है। पिछले 10 मिनट में मेहिका पुष्कर को 20 बार आवाज लगा चुकी थी। पुष्कर ने कहा, मुझे कुछ फ्रूट्स मिले हैं, पहले इनसे अपनी भूख मिटा लो। पुष्कर ने फलों का एक गुच्छा मेहिका को दिया। मेहिका एक तरफ बैठकर दूसरे प्रकार के फल खा रही थी। मेहिका को इतनी भूख लग रही थी कि 2 फल खाने के बाद ही बचा हुआ अवशेष उसने अपने मुंह से बाहर फेंक दिया और पुष्कर से पूछा, तुम क्या खा रहे हो? ये इतना बड़ा क्यों है? मुझे भी ये खाना है। पुष्कर ने कहा, जो मैं खा रहा हूं वो तुम्हें सूट नहीं करेगा। पुष्कर छोटे साइज के और मीठे सेब खा रहा था, जबकि मेहिका छोटी छोटी और खट्टी चेरी खा रही थी। मेहिका ने कहा, मुझे एक दो ना। पुष्कर ने कहा, तुम अपना खाओ, जल्दी से खत्म करो, फिर यहां से निकलेंगे। पुष्कर ने अपना सिर हिलाया और एक बार में अपना फ्रूट खत्म किया। मेहिका ने अपने गुलाबी होठ काटे और बाकी फलों को जमीन पर फेंक दिया। मेहिका को वो फल जरा भी पसंद नहीं आए। मेहिका की भूख अभी नहीं मिटी थी। मेहिका ने कहा, लानत है, कमीने ने टेस्टी फ्रूट्स खाए और मुझे एक खट्टे फल खाने के लिए दे दिए। इतना कंजूस इंसान आज तक नहीं देखा। तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई? तुमने मीठे फल खाए और मुझे खट्टी चेरी पकड़ा दी। जितना वो इस बात पर सोच रही थी उतना ही उसे गुस्सा आ रहा था। मेहिका सोच रही थी कि दादाजी तो कह रहे थे कि बहुत अच्छा लड़का है, इसकी बहुत तारीफ कर रहे थे, वो हर वक्त इसकी तारीफ करते थे, लेकिन दादाजी ने इसका ये रूप नहीं देखा होगा। उसने अपनी ये शिक्षा धोखाधड़ी से हासिल की होगी और मार्शल आर्ट का यूज अपने दोस्तों को बुली करने के लिए करता है। अब जब मैं मुसीबत में हूं तो उसे बस अपनी परवाह है। तभी पुष्कर ने कहा, अब जब तुम्हें भूख नहीं है तो चलो चलते हैं। मेहिका ने जमीन पर बिखरे हुए फलों की ओर एक नजर डाली, अपना थूक निगला और जिद्दी भाव से खड़ी हो। जैसे ही वो खड़ी हुई वो चल नहीं पा रही थी, उसे दर्द हो रहा था। मेहिका के मुंह से आह की आवाज निकली। पुष्कर ने मेहिका को दर्द भरी हालत में देखा तो उससे रहा नहीं गया। पुष्कर ने कहा, चलो मैं तुम्हें उठाकर ले चलता हूं। मेहिका ने गुस्से में कहा, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, मैं खुद चलकर जा सकती हूं, अभी मुझ में जान बाकी है। पुष्कर ने मेहिका को देखा और कहा, अगर तुम अपने दम पर यहां से निकलना चाहती हो तो हमें आज की रात इन्हीं पहाड़ों में बितानी पड़ेगी, इससे हमारा बहुत समय बर्बाद हो जाएगा और मैं आज की रात इस घने जंगल और ऊंची पहाड़ियों में नहीं बिता सकता। पुष्कर ने आज रात यहां से निकलने का इरादा बना लिया था। मेहिका के पास और कोई चॉइस नहीं थी। वो पुष्कर की पीठ पर चढ़ गई
जैसे ही मेहिका खड़ी हुई वो दर्द से चिल्लाई। मेहिका को शर्म और गुस्सा दोनों आ रहा था। ये कैसे हो सकता है कि ये मुझे सिर्फ एक हाथ से संभाल रहा है? पुष्कर ने कहा, मेरे सीधे हाथ में चोट आई है, मुझे दर्द हो रहा है। मेहिका ने कहा, चोट लगी है? अगर तुम्हें चोट लगी है तो तुम्हें मुझे संभालने की जरूरत नहीं है। मेहिका ने उसके दाएं हाथ की ओर एक नजर डाली पर उसे कोई निशान नहीं दिखाई दिया। मेहिका ने कहा, यहां तो खून की एक बूंद भी नहीं है, तो तुम्हें चोट कहां लगी है? पुष्कर के पास और कोई रास्ता नहीं था। पुष्कर ने मेहिका को दोनों हाथों से टाइट पकड़ा और कहा, जैसे तुम्हारे फोन में सिग्नल आए तो कैंप में कॉल कर लेना। मेहिका ने कहा, क्या ये बात भी मुझे तुमसे सीखनी पड़ेगी? मैं सब जानती हूं, मुझे मत सिखाओ। मेहिका ने पुष्कर को घूर कर देखा। उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि पुष्कर हल्के झुके कदमों से चल रहा था, क्योंकि पहाड़ी रास्तों के बीच तेजी से नहीं चला जा सकता। मेहिका ने कहा, मैंने तुम्हारे जैसे बुरे आदमी को अच्छा बनने का मौका दिया, अब तुम्हें रिजल्ट का सामना करना होगा। ऐसा मौका हर किसी को नहीं मिलता। पुष्कर मेहिका को पीठ पर उठाकर पहाड़ों से बाहर ले जाता है। शुरुआत में मेहिका कई बार पुष्कर से बात करती थी, अपनी असंतुष्टि व्यक्त करने के लिए, लेकिन थोड़ी देर बाद पुष्कर को अचानक उसके कंधे भारी महसूस हुए। मेहिका पुष्कर की पीठ पर लेट गई। पुष्कर ने आहें भरी। ये छोटी सी लड़की वास्तव में उसकी पीठ पर सो गई थी। कौन था वो आदमी जिसे पुष्कर ने मार दिया था? क्या उसका गिरोह पुष्कर की तलाश करने आएगा? जानने के लिए सुनते रहिए ये एक्साइटिंग कहानी सिर्फ पॉकेट एफएम पर। पुष्कर मेहिका को अपनी पीठ पर बैठाकर धीरे धीरे पहाड़ों के बीच में से लेकर बाहर आ रहा है। पहाड़ों के बीच का रास्ता पथरीला है। आसपास घने और लंबे पेड़ भी हैं, जहां से तेजी से नहीं चला जा सकता, इसलिए पुष्कर धीमे धीमे चल रहा है। अचानक से मेहिका के मोबाइल पर मैसेज का नोटिफिकेशन की आवाज आती है, क्योंकि मेहिका के मोबाइल में सिग्नल आ चुके थे। नोटिफिकेशन की आवाज सुनते ही दोनों के चेहरे पर एक उम्मीद दिखी। पुष्कर को पता था कि सब लोग उसका और मेहिका का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। मेहिका ने कहा, सुनो, तुम्हारा मोबाइल बज रहा है, लगता है कि सिग्नल आ गया है, देखो किसका फोन है। पुष्कर ने अपने बालों को हिलाया। उसके पास अब फोन का जवाब देने के लिए हाथ नहीं थे। तभी मेहिका के मुंह से एक दर्द भरी आवाज निकलती है, आह। ऐसा लग रहा है कि उसे बहुत दर्द हो रहा है। पुष्कर सोचने लगा और उसकी ओर देखा। पुष्कर मेहिका को देखकर चौंक जाता है और चिल्लाता है, मेहिका, मेहिका, क्या हो गया तुम्हें? लेकिन मेहिका कोई जवाब नहीं देती। उसने मेहिका को देखा और जल्दी से नीचे उतारा। पुष्कर ने देखा कि मेहिका के शरीर में जहर फैल रहा है। पुष्कर ने कहा, हे भगवान, ये कैसे हो गया? तुम्हारे शरीर में जहर कैसे फैल गया? पुष्कर पास जाकर ध्यान से देखता है। वो समझ जाता है कि मेहिका के शरीर में काफी जहर फैल रहा है। पुष्कर कहता है, ओह गॉड, मुझे नहीं पता कि ये कैसे हो गया। अगर ये कोई जहरीला सांप हुआ या फिर किसी शैतानी ताकत ने हमला किया है तो बहुत मुसीबत हो जाएगी। पुष्कर को जहर और उसे निकालने के तरीके के बारे में ज्यादा कुछ तो नहीं पता था। पुष्कर मेहिका के बालों, होठों और नाड़ी का कालापन देखता है। पुष्कर बुदबुदाया, अगर तुरंत इसके जहर को शरीर से नहीं निकाला गया तो ये मर भी सकती है। पुष्कर यहां वहां जहर निकालने के लिए कुछ ढूंढता है और मेहिका के मुंह में एक जड़ी बूटी डाल देता है। लगातार सूरज ढल रहा है और किसी भी पल अंधेरा हो सकता है। इस पल मेहिका के मोबाइल पर फिर से किसी का कॉल आता है। पुष्कर तुरंत मोबाइल उठाता है और कॉल का जवाब देता है, तो दूसरी तरफ से एक औरत की आवाज सुनाई देती है। पुष्कर शॉर्टकट में अपनी और मेहिका की हालत के बारे में बताता है और मोबाइल को जीपीएस पर डाल देता है। उस औरत से बात करने के बाद पुष्कर फोन काट देता है और मेहिका के कपड़े उतार देता है। कुछ देर खोजने के बाद पुष्कर को मेहिका की नाभि के पास घाव मिल जाता है। पुष्कर को ज्यादा कुछ दिखाई नहीं देता है, फिर भी वो कोशिश करता है। पुष्कर मेहिका के शरीर से जहर निकालना शुरू करता है। उसके एक्सप्रेशन बदलते जाते हैं। पुष्कर को धरती पर पाए जाने वाले जहर के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन उसे बस ये मालूम था ये रक्त नेत्र के जहर से कुछ मिलता जुलता है, जिसका उसे पता था। हालांकि जहर बहुत बुरा था, फिर भी उसका जल्दी से इलाज करना जरूरी था। पुष्कर ने कहा, तुम चिंता मत करो मेहिका, मैं तुम्हें बचा लूंगा। तुम चिंता मत करो, तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। पुष्कर ये कहता जा रहा था और मेहिका की नाभि के पास हाथ की उंगलियां घुमा रहा था। पुष्कर के पास जहर निकालने के लिए ज्यादा समय नहीं था, इसलिए उसने अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज करके इसे सीधे खत्म करने और खून में से जहर को बाहर निकालने का फैसला किया।
पुष्कर अपनी सारी शक्तियों से मेहका के शरीर में फैला जहर निकालना शुरू कर देता है। उसने सीधे अपने एक हाथ को मेहका के नाभि पर रखा, जिससे उसने मेहका के खून की नसें छू ली। बात सिर्फ इतनी सी थी कि जब इस बार पुष्कर ने अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का उपयोग जहर निकालने के लिए किया, इस बार उसे 100% एक चित होना था। अगर वो परेशान या विचलित होता तो वो इस काम को पूरा नहीं कर सकता था। लापरवाही की जरा सी भी गुंजाइश पुष्कर की जान के लिए भी खतरा बन सकती थी। पुष्कर की स्पिरिचुअल एनर्जी मेहका के शरीर में दाखिल होती है तो मेहका के शरीर में हलचल होने लगती है। मेहका को महसूस हो रहा था कि उसके शरीर का नीचे का हिस्सा पूरी तरह से सुन्न हो चुका है। धीरे धीरे मेहका को होश आने लगता है और वो आंखें खोलती है। चारों तरफ अंधेरा था और उसे नहीं पता था कि कितना टाइम हुआ है। मेहका को तुरंत ये एहसास हुआ कि उसका टॉप उतारा गया है और उसके शरीर के ऊपरी हिस्से पर आखिरी का कपड़ा बचा हुआ है। मेहका ने अपने सिर में एक भिनभिनाहट की आवाज महसूस की। फिर उसने पुष्कर को अपने शरीर के सामने झुका हुआ पाया। उस वक्त पुष्कर उसका पेट दबा रहा था। मेहका के मुंह से एक जोरदार चीख निकली। आह, कमीने! मेहका चिल्लाते हुए पीछे हट गई। मेहका के झटके से पुष्कर का हाथ मेहका के पेड़ से नीचे की ओर फिसल गया, जिससे मेहका बहुत ही शर्मिंदगी महसूस करने लगी। तभी मेहका ने पुष्कर को दूर धकेल दिया। पुष्कर ने अचानक से एक तेज आवाज के साथ अपने मुंह से खून उगल दिया और जमीन पर गिर पड़ा। मेहका कुछ कहना चाहती थी, लेकिन इस समय स्पिरिचुअल एनर्जी के कारण उसका चेहरा दर्द कर रहा था। उसके पास इतनी ताकत भी नहीं थी कि वो कुछ बोल सके। मेहका अचानक से शांत हो गई थी। मेहका को बचपन से ही सब लोग बहुत प्यार करते थे। उसका स्वभाव काफी शांत और कोमल था। उसने पहले कभी ऐसा अनुभव नहीं किया था। वो एक डरे हुए जानवर की तरह कांप रही थी। मेहका ने अपने कपड़े उठाए और वहां से दौड़ते हुए भागने लगी, क्योंकि उसने दूर से आती हुई रोशनी को दूर से देख लिया था। भागने के दौरान मेहका रो रही थी। वो बेहद अपमानित महसूस कर रही थी। वो बस यहां से भाग जाना चाहती थी। अचानक से एक बहुत तेज आवाज सुनाई देती है। वो एक हेलीकॉप्टर था। अचानक से आसमान से बहुत तेज रोशनी मेहका के शरीर पर गिरी। यह हेलीकॉप्टर मेहका के परिवार ने मेहका को ढूंढने के लिए भेजा था, लेकिन हेलीकॉप्टर में मौजूद लोगों ने जब मेहका को इस हालत में देखा तो उनके चेहरे अचानक से डर में बदल गए। वो लोग मेहका को इस हालत में देखकर परेशान हो गए। हेलीकॉप्टर में बैठी हुई एक औरत जोर से चिल्लाई, जल्दी करो, नीचे करो, जल्दी जल्दी। देखते ही देखते दो बॉडीगार्ड्स हेलीकॉप्टर से नीचे उतरे। उनमें से एक गार्ड ने अपना कोट उतारकर मेहका को पहना दिया। उस औरत ने कहा, क्या हुआ आपको? क्या आप यहां अकेली हैं? मेहका सिर्फ रो रही थी और बस चिल्ला रही थी, मुझे घर जाना है, मुझे घर ले चलो। दोनों गार्ड्स ने एक दूसरे की तरफ देखा और सबसे जरूरी बात, उनको मेहका को सुरक्षित करना था। दोनों मेहका को संभालने की कोशिश में लग गए। गार्ड ने कहा, आप घबराइए मत, हम तुरंत घर वापस जाएंगे। दोनों गार्ड्स ने मेहका को पकड़ा, हेलीकॉप्टर की क्लिप से मेहका को सुरक्षित तरीके से बांध दिया और तुरंत उसे ऊपर की ओर उड़ा कर ले गए। उसी समय हेलीकॉप्टर टीम ने अन्य बचाव टीमों को सूचित किया कि जिसे हम ढूंढने आए हैं वो लड़की मिल गई है। मेहका जैसे ही हेलीकॉप्टर में बैठती है, सबको अनजान नजरों से देखती है। वो बहुत परेशान दिख रही है। इन अनजान चेहरों को देखकर मेहका के चेहरे पर सवालिया निशान थे। वो एक कोने में जाकर बैठ जाती और बिना किसी पर ध्यान दिए बस फूट फूट कर रोने लगती। प्रभाकर महिंद्रू दूसरे हेलीकॉप्टर में था। जैसे ही वो अपनी बेटी की खबर सुनता है तो उत्साहित होकर खुश हो जाता है। प्रभाकर हेलीकॉप्टर को वापस मोड़ने का आदेश देता है। हेलीकॉप्टर में सभी लोग सोच रहे थे कि सभी लोग मिल गए हैं, इसलिए उन्होंने आराम से सांस ली और निकलने की सोची, क्योंकि अब सूरज डूबने वाला है और जल्दी ही अंधेरा हो जाएगा। जैसे ही मेहका का पिता प्रभाकर मेहका से मिलता है तो उसे तुरंत गले लगा लेता है। मेहका भी अपने पिता से गले लगते ही भावुक हो जाती है। प्रभाकर ने कहा, बेटा तुम्हें क्या हो गया था? तुम कहां चली गई थी? हम सब लोग कितने परेशान हो गए थे। प्रभाकर ने मेहका को बस गले लगाए रखा और उससे दोबारा कुछ नहीं कहा। प्रभाकर बस अंदाजा लगा सकता था कि वो धीरे धीरे अनुमान लगा सकता था। उसका चेहरा नीला हो गया था और उसने तत्काल अपने पास के हाउसकीपर को चिल्लाते हुए बुलाया। प्रभाकर ने कहा, तुम यहां तक क्या कर रहे हो? डॉक्टर को बुलाओ। मेहका की मां और उसके बाकी घर वाले उसका इंतजार कर रहे थे। वो लोग बहुत परेशान थे। कल रात से उन्हें ना तो नींद आई थी और ना ही उन्होंने ढंग से खाना खाया था। मेहका घर पहुंचते ही सबसे पहले अपनी दादी को देखती।
जिससे वो बचपन में सबसे ज्यादा प्यार करती है। अपनी दादी को सामने देखते ही मेहिका फूट फूट कर रोने लगती है और अचानक से बेहोश हो जाती है। मेहिका के सभी परिवार वाले डर जाते हैं। जल्दी से डॉक्टर को बुलाया जाता है। 2-3 घंटे चेक करने के बाद डॉक्टर कहता है कि मेहिका को जहर दिया गया था। ये बात सुनकर मेहिका के घर वाले घबरा जाते हैं। सभी के चेहरे पर सवाल है। वो डॉक्टर से पूछते हैं, ये किस तरह का जहर है? डॉक्टर बताता है, आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, मेहिका ठीक है, पर फिर भी हमें पूरी तरह से चेक करना होगा। डॉक्टर मेहिका के माथे से पसीना पोंछता है और अच्छी तरह से चेक करता है। प्रभाकर के मन में एक पल के लिए विचार आता है और वो कहता है, ठीक है, कोई बात नहीं। अगले ही पल उसे पुष्कर का ख्याल आता है। प्रभाकर पूछता है, पुष्कर कहां गायब हो गया? कैसा है वो? जैसे ही मेहिका ने पुष्कर के बारे में सुना, वो असमंजस में चिल्लाई, नहीं नहीं। जैसे ही मेहिका की मां ने उसे चिल्लाते हुए देखा तो वो उसके बेड के पास दौड़ते हुए आई और मेहिका को जोर से गले लगा लिया। मेहिका की मां ने कहा, मेहिका कोई बात नहीं, सब ठीक हो गया है, अब तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। इस पल हर कोई सोच रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। सबके चेहरे पर सवाल थे। मेहिका के पिता ने सभी लोगों से कहा, आप सभी लोग इस वार्ड से बाहर चले जाओ। प्रभाकर का चेहरा गुस्से में था। उसने कहा, मुझे लगता था कि पुष्कर बहुत ईमानदार है, वो इस तरह का काम कभी नहीं करेगा। प्रभाकर महेंद्रू अपनी बेटी मेहिका से इतना प्यार करते थे कि उन्होंने गुस्से में दांत पीसते हुए कहा, अच्छा है कि पुष्कर यहां मौजूद नहीं है, वरना। तभी प्रभाकर हाथ का इशारा करते हुए नैनी को बुलाते। नैनी की उम्र लगभग 40 साल थी। ये मेहिका का बचपन से ही देखभाल कर रही है। मेहिका इन पर सबसे ज्यादा भरोसा करती थी। प्रभाकर ने नैनी को धीमे स्वर में आदेश देते हुए कहा, इसे अच्छे से नहलाओ और तैयार करो, तुम्हें पता है ना कि क्या करना है। नैनी समझ गई कि क्या चल रहा है। मेहिका अस्त व्यस्त दिख रही है, इसकी जांच करनी पड़ेगी। नैनी प्रभाकर को आश्वासन देते हुए कहती है, सर आप चिंता मत कीजिए, मुझे पता है कि क्या करना है। नैनी और मेहिका की मां जल्दी से अंदर गई। मेहिका भ्रमित थी। नैनी मेहिका को स्नान कराने के लिए बाथरूम में ले गई। मेहिका की मां और घर के बाकी लोग चुप थे। वे सभी परेशान थे। आखिर मेहिका के साथ कुछ गलत तो नहीं हुआ है। मेहिका की मां लगभग 1 घंटे के बाद बाहर आती। उसके चेहरे पर स्माइल है, उसके चेहरे पर राहत दिखाई दे रही है और वो प्रभाकर से कहती, चिंता मत कीजिए, हमारी छोटी सी बेटी बिल्कुल ठीक है, उसके साथ कुछ भी गलत नहीं हुआ है, बस इसके चेहरे और शरीर पर मिट्टी लगी हुई है, शायद वो डर रही है। ये सुनने के बाद सभी राहत की सांस लेते हैं। जब तक मेहिका का शरीर सुरक्षित है और उसके साथ कुछ गलत नहीं किया गया है, तब तक वो ठीक है। 1 घंटे से भी ज्यादा बीतने के बाद मेहिका बाथरूम से बाहर आती है। इस बार वो ठीक दिखती है। मेहिका अब थोड़ी थोड़ी पहले जैसी दिखने लगी। मेहिका अपनी दादी को आवाज देते हुए कहती है, दादी मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे कुछ खिला दो। जब से वो आई थी उसने बस पानी पिया था। आखिरकार उसे भूख लग ही गई। दादी मेहिका के लिए स्वादिष्ट खाना लेकर आती। खाना खाने के बाद मेहिका को नींद आ जाती। उसके बाद मेहिका अपने कमरे में सोने चली जाती। मेहिका इतनी गहरी नींद में थी कि वो अगली शाम तक नहीं उठती। मेहिका के उठने के बाद वो देखती है कि अंकिता उसका बाहर बेसब्री और उत्सुकता से इंतजार कर रही है। क्या मेहिका अंकिता को सच्चाई बता देगी? पुष्कर कहां था? जानने के लिए सुनते रहिए ये एक्साइटिंग कहानी सिर्फ पॉकेट एफएम पर। अंकिता ने मेहिका से उत्सुकता से कहा, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तुम वापस आ गई। क्या तुम्हें पुष्कर मिला? तुम उसे वापस क्यों नहीं लेकर आई? अंकिता ने तो जैसे सवालों की बरसात कर दी थी। मेहिका के चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। पिछली बार को याद करते हुए जब अंकिता ने पुष्कर को अपना बैंक का कार्ड दिया था, मेहिका कहती है, टीचर आप पुष्कर की बहुत परवाह करती हैं। क्या आपको यह डर है कि कहीं आपका पैसा बर्बाद ना हो जाए? अंकिता चौंक जाती है और अपनी आवाज ऊंची करके कहती है, पैसों से तुम्हारा क्या मतलब है? इस वक्त मैं पुष्कर के बारे में पूछ रही हूं। मेहिका ने भी जोर से कहा, और मैं इस वक्त पैसों के बारे में इसलिए बता रही हूं क्योंकि आपको इतने सारे स्टूडेंट्स की परवाह नहीं है। आप अभी मेरे घर पर आई हो, लेकिन मुझे लगता है कि आपके लिए बस पुष्कर इंपॉर्टेंट है। मेहिका ने अंकिता की ओर अवहेलना भरी नजरों से देखा और वो सोचने लगी, अंकिता मैडम अच्छी टीचर कैसे हो सकती है? अगर वो किसी स्टूडेंट की दुखती नस पर हाथ रख सकती है, वो इतनी सुंदर है, लेकिन फिर भी वो पुष्कर जैसे लड़के के साथ रिश्ते में कैसे पड़ गई? क्या ये सिर्फ इसीलिए है क्योंकि वो मार्शल आर्ट्स का एक्सपर्ट है? अंकिता को गुस्सा तो आ रहा था, लेकिन एक टीचर होने के नाते
वो शांत थी। अंकिता ने कहा, मेरे स्टूडेंट्स में से किसी एक के अचानक गायब होने पर मुझे बहुत चिंता होती है। मुझे नहीं पता तुम कौन से पैसों की बात कर रही हो। अंकिता ने आगे कहा, लेकिन जब मैं पहले अस्पताल में थी तो पुष्कर ने मेरे इलाज का बिल दिया था और मैंने उसे इसका एक हिस्सा वापस भी कर दिया था। अगर तुम्हें पुष्कर का पता है तो जल्दी से मुझे बताओ, मैं कल रात से उसका इंतजार कर रही हूं। मेहका ने अंकिता की बात ध्यान से सुनी और थोड़ा चौंक गई। अंकिता मेहका से कहती है, उसने मेरे हॉस्पिटल का खर्चा उठाया है और मेरी देखभाल भी की है, तो क्या मुझे उसे नहीं ढूंढना चाहिए? बताओ पुष्कर कहां है? मेहका को एहसास हुआ कि मेहका अब तक पुष्कर को समझ नहीं पाई। उसने अंकिता से कहा, आप चिंता मत कीजिए, पुष्कर को कुछ नहीं होगा। वो एक मार्शल आर्ट सीखा हुआ लड़का है, वो जहां भी होगा सेफ होगा। अंकिता ने कहा, मार्शल आर्ट आने से क्या होता है? कुछ सेल्फ डिफेंस तकनीक आने से कुछ नहीं होता है। उसने जंगल में सारी रात काटी है, वो अभी तक मिला नहीं है। मुझे डर है उसके साथ कहीं कुछ गलत ना हो जाए। अंकिता इतने गुस्से में थी, फिर भी वो मेहका के सामने हाथ पैर जोड़कर उससे पूछती है। तभी मेहका के पापा अंदर आते हैं और अंकिता से कहते हैं, एक टीचर होकर आपको इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए। हमने अपने लोगों को भेज दिया है, जल्दी उस लड़के को ढूंढ लिया जाएगा। अंकिता ने मेहका के पापा के सामने गुस्सा होने का साहस नहीं किया, इसलिए उसे केवल वहां चुप खड़ी रहना पड़ा। प्रभाकर ने स्माइल करते हुए मेहका से कहा, तुम उठ गई हो तो नीचे चलो, तुम्हारे अभीर अंकल आते ही होंगे, वो ठीक होने में तुम्हारी मदद करेंगे। यह सुनकर मेहका के चेहरे पर खुशी के भाव आ जाते हैं। वो अपने पापा से पूछती है, अंकल कब आए? लेकिन जब तक प्रभाकर कोई जवाब देता, मेहका खुशी खुशी तुरंत सीढ़ियों से नीचे की ओर भागती हुई चली जाती। लिविंग रूम में एक 30 से 35 साल का आदमी फौज की वर्दी में सोफे पर कड़क अंदाज में बैठा हुआ था। फौज की कठिन ट्रेनिंग की वजह से उसका चेहरा हल्का सा सांवला हो गया था। सबसे आकर्षित करने वाली बात यह थी कि उसकी छाती पर फौज की रैंक का बैच लगा हुआ था। मेहका अपने अंकल की तरफ दौड़ी चली आती है और उनसे पूछती है, अंकल आपको यहां आने का टाइम कैसे मिल गया? मैंने तो सुना है कि फौज वाले वक्त के बहुत पाबंद होते हैं, जल्दी किसी को छुट्टी नहीं मिलती है। मेहका के अंकल का नाम अभीर है, बाकी सब अंकल में छोटे हैं। जब मेहका छोटी थी तो वो अपने अंकल के साथ बहुत वक्त बिताती थी। दोनों साथ में अक्सर घूमने जाया करते थे। अंकल ने मेहका को ऐसी चीज करने को कहा जो कि मेहका के परिवार वालों की तरफ से प्रतिबंधित थी। मेहका अपने अंकल से खूब बातें किया करती थी। अभीर को फौज में बहुत जिम्मेदारी भरा काम करना पड़ता था, इसलिए वो जल्दी जल्दी घर नहीं आ पाता था। तो इस बार अंकल के आने से मेहका सरप्राइज हो गई थी। बस मुझे तुम लोगों की इतनी याद आ रही थी कि मुझसे रहा ही नहीं गया और मैं दौड़ा चला आया, अभीर ने हंसते हुए मेहका से कहा। अभीर ने आगे कहा, दरअसल मुझे जैसे ही पता चला कि मेरी प्यारी सी बेटी को किसी ने जहर देने की कोशिश की है तो मैं तुमसे मिलने के लिए बेचैन हो उठा था और जल्दी से मैंने अपने सीनियर से कहकर अपनी छुट्टी अप्रूव करा ली। मेहका के पापा प्रभाकर ने खुशी खुशी सिर हिलाया और कहा, वास्तव में यह बहुत अच्छा हो गया और तुम्हें सही मौके पर छुट्टी मिल गई। तुम अपना काम भी बहुत अच्छे से करते हो और परिवार की जरूरत के समय उनके पास भी होते हो, इससे अच्छी कोई बात नहीं है। थोड़ी बातचीत करने के बाद अभीर तुरंत अपने काम में लग गया। अभीर ने मेहका के शरीर में फैले जहर की जांच की। डॉक्टर भी उस जहर को निकालने में असमर्थ थे। जांच करने के बाद अभीर के चेहरे के भाव तुरंत बदल गए। उसे भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। अभीर ने मेहका से कहा, क्या तुम जानती हो जो जहर तुम्हारे शरीर में गया है वो जहर बहुत खतरनाक है। यह जहर तुम्हें लगभग जान से मार सकता था, पर ऐसा लगता है कि किसी अच्छे इंसान ने तुम्हारी मदद की है ताकि तुम्हारे शरीर से जहर निकाला जा सके। अभी बस कुछ कीटाणु तुम्हारे शरीर में हैं जिन्हें मैं बाहर निकाल दूंगा, मुझे बस थोड़ा सा समय चाहिए। अभीर ने अभी मार्शल आर्ट ट्रेनिंग ली हुई थी और उसने अपने गुरु से कुछ ऐसी टेक्निक भी सीखी हुई थी कि जिससे जंगल में अकेले पड़ने पर या सांप बिच्छू के काटने पर वो अपना इलाज खुद ही कर सके। मेहका के चेहरे पर सवालिया निशान थे। वो मन ही मन सोचने लगी, मेरे अंदर इतना जहर था लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है कि जहर निकालने में मेरी मदद किसने की, क्योंकि वहां पर तो कोई भी नहीं था पुष्कर के अलावा। मेहका अचानक से एक इंसान के बारे में सोचती है लेकिन फिर अपना सिर हिला देती है। जब वो बेहोश थी तो वो इंसान मेहका के साथ कुछ गलत करना चाह रहा था। अच्छा हुआ कि वो समय पर जाग गई। मेहका बुदबुदाते हुए कहती है, जब वो पास आएगा तो उसे पकड़ना होगा और उसे सबक सिखाना होगा। अब देखते हैं कि दादाजी उसका बचाव कैसे करते हैं। मैं उसे जेल भेजकर ही दम लूंगी। मेहका के अंदर पुष्कर को लेकर गुस्सा भरा हुआ था। वो अब
पुष्कर को सबक सिखाना चाहती थी। तभी आनंद महेंद्रू मेहका से कहते हैं, अगर वहां पर कोई और नहीं था तो जरूर तुम्हारे शरीर से जहर निकालने का काम पुष्कर नहीं किया होगा। मेहका अपना सिर हिलाती है और कुछ सोचते हुए कहती है, वो पुष्कर कैसे हो सकता है? पुष्कर तो मेरा फायदा उठाना चाहता था। तभी अभीर कहता है, अगर पुष्कर पैर से जमीन को फाड़ सकता है तो उसे एनर्जी एक्सचेंज में भी मास्टर होना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है इसके लिए उसकी उम्र काफी कम है। अभीर ने आगे कहा, तुम्हारा जहर बाद में नहीं निकल पाता, लेकिन उस समय जागने पर जिसे तुमने देखा वो वही इंसान था जिसने जहर निकालने में तुम्हारी मदद की। ठीक है, बैठ जाओ और अपनी नाभि दिखाओ। अभीर मेहका की नाभि देखने लगता है। मेहका बार बार जंगल में अपने जागने के दृश्य के बारे में सोचने लगती है। अगर वो वास्तव में पुष्कर था तो इसका मतलब पुष्कर ने जहर निकालने में मेरी मदद की थी। अगर दूसरे मुझसे ये बात कहते तो मैं नहीं मानती, लेकिन मेरे अंकल मुझसे ये बात कह रहे हैं जिन्होंने कई सालों तक ऐसी टेक्निक की ट्रेनिंग ली है। वो इन सब बातों में बहुत नॉलेज रखते हैं। मेहका ने बुदबुदाते हुए कहा, शायद मैंने पुष्कर को गलत समझा। मुझे उसे एक मौका देना चाहिए था। इतनी जल्दी किसी पर अपनी राय नहीं बनानी चाहिए। वो बेचारा मेरी मदद कर रहा था और मैंने उस पर इतना घिनौना इल्जाम लगा दिया। अभीर मेहका की नाभि देखने लगता है और नाभि देखते समय अभीर अपना पूर्ण रूप से ध्यान केंद्रित करता है। फिर कुछ ही देर बाद अभीर कहता है, उसने भी तुम्हारा जहर यहां से निकाला था, मैं भी बाकी का जहर यहीं से निकालूंगा। जब मैं जहर निकालने की प्रक्रिया में रहूं तो मुझे बीच में नहीं टोकना। अभीर ने नाभि देखते हुए कहा था और फिर उसने मेहका की नाभि हथेली से दबाई। अभीर को भी अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करना आता था। मेहका ने अचानक से अभीर को बीच में टोकते हुए कहा, अगर मैंने आपको बीच में रोक दिया तो क्या होगा? अभीर ने गंभीर होते हुए कहा, जब मैं किसी का इलाज कर रहा होता हूं तो सबसे कमजोर महसूस करता हूं। यदि इस दौरान कोई मुझे टोकता है तो मैं पूरी तरह से बिखर जाता हूं। इस दौरान मैं गंभीर रूप से घायल हो सकता हूं। हो सकता है कि मैं बेहोश भी हो जाऊं और फिर हमारी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। कभी कभी ऐसे मौके पर लोगों की मौत भी हो जाती है। यही कारण है कि बहुत से लोग इस काम के लिए आसानी से तैयार नहीं होते। तभी मेहका के सिर में अचानक से कंपन होता है और उसे अपने अंकल अभीर में पुष्कर की छवि दिखाई देती है, जो कि मेहका की नाभि को दबा रहा है। जैसे ही मेहका को होश आता है, मेहका पुष्कर को अपने आप से दूर धकेलती है। ऐसा लग रहा था मानो जैसे पुष्कर को खून की उल्टी हो रही हो। पुष्कर वहीं गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। मेहका के शरीर में कंपन होने लगता है। उसका चेहरा पीला पड़ जाता है। मेहका ने अपने अंकल की ओर देखा और फुसफुसाते हुए कहा, पापा, पुष्कर क्या वो वास्तव में मुझे बचा रहा था और मेरे शरीर से जहर निकाल रहा था? क्या उस समय वही वहां पर मौजूद था और वो भी मेरी नाभि ऐसी दबा रहा था? प्रभाकर ने कुछ देर सोचने के बाद कहा, मेरे पास तुम्हें बताने का समय नहीं। हम सब तुम्हें इसीलिए ढूंढ पा रहे थे क्योंकि पुष्कर ने मोबाइल फोन का जवाब दिया था और सैटेलाइट पोजीशन भी भेजी थी। मेहका सोचने लगती है, क्या मैंने पुष्कर पर गलत आरोप लगाए हैं? जिस कॉल का जवाब उसने दिया था, उसने लोगों को बुलाने के लिए वो कॉल किया था। अगर उसके मन में कोई गलत ख्याल होता तो वो कैसे किसी को बुला सकता है? तभी मेहका घबराकर खड़ी हो जाती और कहती, तो जल्दी से चलो उसे ढूंढते हैं और लोगों को भी भेजते हैं और उसे वापस लेकर आते हैं। तभी प्रभाकर निराश होकर कहता है, हमने पुष्कर को ढूंढने के लिए लोग भेजे हैं पर वो मिला ही नहीं। मेहका अपने घर वालों, दादा दादी, टीचर, मां सब की तरफ देखती है। अब तक मेहका को विश्वास हो गया था कि पुष्कर ने कोई गलत काम नहीं किया है, वो इनोसेंट है। मेहका को यह लग रहा था कि पुष्कर के साथ जो कुछ भी हो रहा है वो सब उसकी वजह से हो रहा है। उसे बार बार जंगल में बिताया समय याद आ रहा था, किस तरह से उसके घुटने में चोट आई थी। उस वक्त वो बिल्कुल हताश थी। अब पुष्कर अकेले जंगल में रात बिता रहा होगा। कैसे वो उन ऊंचे पहाड़ों और घने जंगलों के बीच जिंदा होगा? ये सब बहुत भयानक है। मेहका कहती है, मुझे अभी उसे ढूंढने के लिए जंगल में जाना होगा। अभीर मेहका की यह बात सुनते ही दरवाजा बंद कर देता है। प्रभाकर कहता है, अभी तुम्हारी खुद की तबीयत ठीक नहीं है, फिर वहां जाने का क्या फायदा? तुम्हें पहले खुद की तबीयत के बारे में सोचना चाहिए। सभी लोग मेहका को रोकना चाहते थे, लेकिन अंकिता पीछे चुपचाप खड़ी हुई थी क्योंकि उसे भी पुष्कर की बहुत ज्यादा चिंता सताने लगी थी। क्या मेहका जंगल में पुष्कर को ढूंढने जाएगी? क्या पुष्कर जिंदा होगा? क्या पुष्कर और मेहका मिल पाएंगे? जानने के लिए सुनते रहिए ये एक्साइटिंग कहानी सिर्फ पॉकेट FM पर।
मेका, तुम्हें पहले खुद को डिटॉक्स करने की जरूरत है, अभीर पीछे से चिल्लाया। लेकिन मेका को इसकी परवाह नहीं थी कि उसके शरीर में जहर था या नहीं। मुझे उस समय पुष्कर को दूर नहीं धकेलना चाहिए था। मुझे पुष्कर को जंगल में अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। पुष्कर ने मुझे बचाया, लेकिन मैंने उसके साथ बहुत गंदा बर्ताव किया। मेघा के मन में यही ख्याल चल रहे थे। उस वक्त मैं जंगल से भाग गई थी। अगर मैं पीछे मुड़कर एक बार भी देखती, बस एक नजर, तो शायद ऐसा नहीं होता। हे भगवान, प्लीज पुष्कर की मदद करना। पुष्कर, तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए। मेघा मन ही मन रोने लगी थी और पुष्कर की सलामती के लिए दुआ मांग रही थी। मेघा का चेहरा पीला पड़ गया था और वह बेहद दोषी और असहज महसूस करने लगी थी। ऐसा लग रहा था कि उसका गला किसी चीज से बंद हो गया है और वह हताश होकर घर से बाहर की ओर भाग रही थी। प्रभाकर ने जैसे ही मेघा को इस तरह जाते हुए देखा तो उन्होंने सीधे 2 हेलीकॉप्टर को उसी जंगल की ओर जाने का आदेश दे दिया था। मेघा हेलीकॉप्टर में बैठ गई। वो अभी भी चिंतित दिख रही थी। उसे अभी भी वह जगह धुंधली सी याद है। अंकिता, जो मेघा के बगल में ही थी, उसे इस तरह देखकर परेशान होने से खुद को नहीं रोक सकी। लेकिन उसे नहीं पता था कि पुष्कर जिंदा है या मर चुका है, और वह समय मेघा को किसी भी तरह की दिलासा देने के मूड में नहीं थी। उस हिल स्टेशन के चौराहे पर हेलीकॉप्टर को उतरने में ज्यादा समय नहीं लगा। हाँ, यही सड़क है। मेघा जमीन पर कूद गई। उसने उस दिशा की ओर इशारा किया जहां उसने पुष्कर का पीछा किया था, और वो सीधे उस ओर भागने लगे। अंकिता और अन्य लोग भी तेजी से पीछे चल पड़े। थोड़ी देर बाद मेघा कोई जानी पहचानी सी सड़क मिली। हाँ, यही वो सड़क थी जहां से पुष्कर ने मुझे वापस जाने के लिए कहा था। लेकिन मेरी मत मारी गई थी। मैं उसके पीछे पीछे आगे की सड़क पर चल पड़ी। मेघा ने कहा। मेघा ने उस समय अपने चुने गए दोस्त को याद करने की बहुत कोशिश की, और 1 घंटे से अधिक समय बिताने के बाद आखिरकार उसे वह जगह याद आ गई जहां पुष्कर ने उसे डिटॉक्स किया था। देखो, सामने कपड़े हैं, यहीं यहीं। मेघा सामने की ओर इशारा करते हुए चिल्लाई। मेघा चिल्लाई और तेजी से उस ओर भागी। दुर्भाग्य से जमीन पर कपड़ों का केवल एक टुकड़ा, चुनी हुई जड़ी बूटियां और जमीन पर खून था। पुष्कर, तुम कहां हो? तुम मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहे हो? मेघा परेशान होकर बैठ गई और जमीन पर पड़े खून को छूने के लिए आगे बढ़ी। यह वो खून था जो उसको धक्का देने के बाद पुष्कर के मुंह से गिरा था। मेघा का दिल बैठा जा रहा था। तभी अंकिता ने अपने दोनों हाथ होठों के साइड में रखे और जोर से चिल्लाई, पुष्कर, पुष्कर। उसकी चीखें पहाड़ों में गूंज उठी, लेकिन किसी ने उसे उत्तर नहीं दिया। देखो, यहां एक जूता है। अचानक तेज तरह बॉडीगार्ड चिल्लाया। वो कुछ ही दूर एक पहाड़ी नाले की ओर भागा और एक जूता उठाया। मेघा और अन्य लोग तुरंत उस ओर भागे। यहां के निशानों को देखते हुए लग रहा है कि पुष्कर ने यहां पानी पिया होगा। प्रभाकर ने एक लंबी आकृति की ओर इशारा किया। यहां पीने का पानी? लेकिन ये इतने लंबे निशान क्यों है? अंकिता ने अचानक अजीब तरीके से पूछा। क्योंकि उसे पानी पीने के लिए रेंगना पड़ा होगा, प्रभाकर ने फुसफुसाते हुए कहा। यह सुनकर मेघा का नाजुक शरीर कांप उठा और वह धारा के किनारे बने हुए उस निशान को एकटक देखती रही। उसका गला अचानक रुक गया और उसे बहुत असहज महसूस हुआ। यहां पर देखो, बॉडीगार्ड ने कहा। पुष्कर रात में अकेले रेंगते हुए आए होंगे। क्या यह जूता पुष्कर का है? इसमें इतना खून क्यों है? अंकिता ने जूता पकड़ा और आश्चर्य से पूछा। बॉडीगार्ड ने कहा, ये जूते शायद फिट नहीं है। ऐसे जूतों के साथ इस पहाड़ी सड़क पर चलना वास्तव में बहुत मुश्किल है, जो फिट नहीं होते। मेघा अचानक फिर से कांप गई और उसने तुरंत जूता छीन लिया और देखा कि जूते के अंदर बहुत सारे खून के धब्बे थे और यहां तक कि पैरों की स्किन भी उसमें चिपकी हुई थी। जूतों के तलवे भी चिकने थे और किनारे पर दरार थी। जूतों से काफी खून रिस चुका था। मेघा ने अचानक ही इस जूते को पहचान लिया। उसे याद आया कि उसने चुपके से पुष्कर के जूते छोटे आकार में बदल दिए थे। वह अचानक रोना चाहती थी, लेकिन जब उसने अपने बगल वाले व्यक्ति को देखा तो अपने आंसू रोकने की पूरी कोशिश की। मेघा को मन ही मन वो बात याद आ रही थी कि जब उसने पुष्कर से उसे अपनी पीठ पर ले जाने के लिए कहा था, तब उसने देखा था कि पुष्कर कैसे लंगड़ा कर चल रहा है, और उस समय मेघा को पुष्कर की वो हालत देखकर खुशी महसूस हो रही थी, मगर अब उसे अपने किए पर शर्मिंदगी और दर्द दोनों महसूस हो रहे थे। वह उसे जूते पहनकर बचाने आया था,
और वह उसे जूते पहनकर पहाड़ी रास्ते पर भी ले गया था। मेघा को अचानक महसूस हुआ कि वह पहले कभी इतनी दूर नहीं गई थी। उसके कंधे कांपने से खुद को नहीं रोक सकी। मेघा की गुलाबी मुट्ठियों वाले हाथ कसकर भिजे हुए थे, कोशिश कर रहे थे कि आंसू ना गिरे। ठीक इसी समय प्रभाकर महेंद्रू का फोन बजा। उन्होंने चौंकते हुए फोन उठाया और फिर फोन रखने के बाद कहा, सीसीटीवी फुटेज में पुष्कर को कल रात बाहर शहर में आते हुए देखा गया है। हम तुरंत वहां जाएंगे। मेघा का दिल फिर से कांप उठा। उसने गिरने वाले आंसुओं को रोक लिया और जल्दी से बाहर शहर की ओर दौड़ पड़ी। पुष्कर ठीक है, सब ठीक है। मेघा का मन यही कह रहा था। उसे ढूंढने के बाद मुझे उसे अच्छे से सॉरी बोलना चाहिए। सभी को ऐसा ही महसूस हुआ, क्योंकि अगर पुष्कर ठीक है तो फिर सभी कुछ ठीक है। जल्दी ही वो लोग हेलीकॉप्टर की मदद से शहर में पहुंच गए, जो उस पहाड़ी से लगा हुआ था। किस सीसीटीवी कैमरे ने इसे कैद किया? कई लोग एक छोटे शहर में दाखिल हुए और वहां जाकर चेक पॉइंट पर पूछा। ठीक सामने एक क्लिनिक कैमरा, एक आदमी चिल्लाया। यह सुनकर मेहिका ने अपनी मुट्ठी कस ली, ये उम्मीद करते हुए कि पुष्कर को कुछ नहीं हुआ होगा। जब मैं क्लिनिक में दाखिल हुआ तो देखा कि वहां सिर्फ 2 डॉक्टर थे। वहां किसी ने उस लड़के के बारे में पूछा होगा, उस आदमी ने कहा। सूट पहने एक आदमी आगे आया और बोला, मिस्टर महेंद्रू, डॉक्टर चक्रवर्ती जो कल रात ड्यूटी पर थे अभी तक नहीं आए हैं। मैंने उन्हें लेने के लिए उनके घर पर किसी को भेजा है, वे जल्दी वहां पहुंचेंगे। ये कल रात का एक वीडियो है, क्या आप इसकी जांच कर सकते हैं कि वो पुष्कर ही है? मेघा और अन्य लोग जल्दी ही स्क्रीन के सामने इकट्ठे हो गए थे। वो सभी मनी मन दुआ कर रहे थे कि ये पुष्कर ही हो। स्क्रीन को तुरंत ऊपर लाया गया और उसकी टाइमिंग को 3 बजे के आसपास देखा गया। यह एंगल क्लिनिक के बंद दरवाजे की ओर है। वो आदमी बोला, कल रात बारिश हुई थी। मेघा का नाजुक शरीर कांपने लगा और उसने देखा कि स्क्रीन पर वास्तव में बारिश हो रही थी। किसी के जवाब का इंतजार किए बिना उसकी आंखें अचानक चौड़ी हो गई। तस्वीर में एक अकेला शख्स क्लिनिक के दरवाजे के बाहर अपने एक हाथ से क्लिनिक का दरवाजा पीट रहा था। क्या ये लड़का पुष्कर ही है? सूट वाले आदमी ने पूछा। उन सभी ने सीसीटीवी में देखा। वो लड़का बहुत थका हुआ लग रहा था। उसका पूरा शरीर भीगा हुआ था और वह थोड़ा ठंडा लग रहा था। वह झुक गया और समय समय पर अपने चेहरे से बारिश को पोंछता रहा। धीमी रोशनी में मैंने उसे दरवाजे पर दयनीय स्थिति में खड़ा देखा। उसका दाहिना हाथ घायल लग रहा था और उसके बाएं हाथ ने उसकी दाहिनी बाह को कसकर पकड़ रखा था। उसका एक जूता गिर गया था, जिससे उसका एक पैर नंगा था। उसमें जूता नहीं था। हवा और बारिश के झोंकों ने उसके पतले शरीर पर लगातार प्रहार किया था, जिससे वह अत्यंत दयनीय और अकेला दिखने लगा था। मेघा के हाथ ने अचानक उसका मुंह ढक दिया। वह अपने आंसुओं को रोक नहीं पाई और तुरंत उसकी आंखों में आंसुओं की नदी बहने लगी। कैमरे में दिखाई देने वाला लड़का पुष्कर ही था। वह अकेला था और बरसात की रात में क्लिनिक खुलने के इंतजार में खड़ा था। वह समय समय पर कुछ खांसता था और विशेष रूप से असहज महसूस करता था। वह फोन करना चाहता था, लेकिन जब उसने अपना सेलफोन निकाला तो उसकी बैटरी खत्म हो गई। इसलिए वह कोने में छिप गया और दीवार के सहारे टिक गया। अंकिता भी सीसीटीवी में पुष्कर की ऐसी हालत देखकर रोने लगी थी। पुष्कर अभी भी 19 साल का बच्चा ही तो था, जिसे पहाड़ों में छोड़ दिया गया था। उसने रात में बारिश का सामना किया और एक पैर नंगे होकर भी क्लिनिक तक आया। उस समय वह बहुत अकेला और दयनीय था। क्या आप कल रात आए पुष्कर नाम के मरीज के परिवार के मेंबर हैं? इसी समय डॉक्टर चक्रवर्ती, जो कल रात ड्यूटी पर थे, वे अंदर आए। मेघा ने तुरंत अपने आंसू पोंछे और डॉक्टर चक्रवर्ती के पास पहुंची। हाँ, पुष्कर कैसा है? बाकी लोग कहां हैं? वो कहां चला गया है? आप उसे देखते क्यों नहीं? क्या वह बहुत ज्यादा इंजर्ड है? मुझे जल्दी बताओ। घबराइए मत। डॉक्टर चक्रवर्ती खुद इतने डर गए कि वो 2 कदम पीछे हट गए। प्रभाकर ने भी उत्साहित मेघा को पकड़ लिया। आपने उसे अकेले क्यों आने दिया? उसने जंगल में कुछ जंगली नाशपाती खाई थी। वो कड़वी और टेस्टलेस होती है। यदि आप उन्हें नमक के पानी में भिगोए बिना खाएंगे तो आपको एलर्जी होगी और चक्कर आएंगे। उसने भी एक साथ कई ऐसे फल खा लिए थे, बस इसीलिए उसकी ऐसी हालत हो गई। डॉक्टर चक्रवर्ती ने अपना सिर हिलाया और कल रात का मेडिकल रिकॉर्ड निकाला। अंकिता ने अपना सिर हिलाया और कहा, यह कैसे संभव है? जब आप उन्हें काटते हैं तो वे जंगली पाइन नाशपाती पूरी तरह से कड़वी हो जाती है। वह उन्हें कैसे खा सकता है? मेघा का दिल अचानक कस गया। वो सोचने लगी, क्या वे जंगली नाशपाती थी जिन्हें पुष्कर ने तब खाया था जब वह किसी खाने की चीज की तलाश में था? उस समय वह पुष्कर से वो फल मांगना चाहती थी, लेकिन उसने उसे नहीं दिए।
इसके बजाय उसने उसे दूसरे मीठे फलों का एक और गुच्छा दिया था। उस समय मैंने सोचा था कि उन जंगली फलों का गुच्छा मीठा नहीं था, इसलिए मैंने उन्हें फेंक दिया था। उस समय पुष्कर की आंखें उन जंगली फलों को देख रही थी। उसे कितना दुख हुआ होगा ना, है ना? मेघा मन ही मन सोच रही थी। मैंने उसे कंजूस होने के लिए भी डांटा था और अकेले खाना खाने के लिए भी डांटा था, लेकिन मैं पहले से ही मुझे सबसे अच्छी चीजें दे चुका था। तभी डॉक्टर चक्रवर्ती ने कहा, उसके हाथ की हड्डी टूट गई थी। वह शायद दर्द से राहत पाने के लिए जंगली रतालू नाशपाती के लकवाग्रस्त प्रभाव का उपयोग करना चाहता था। क्या? इस वक्त हर कोई हैरान रह गया था। उसके हाथ को क्या हुआ? हड्डी कब टूटी? मेघा का नाजुक शरीर कांप उठा और वो चिल्लाते हुए बोली, उसने दर्द से राहत पाने के लिए इस जंगली नाशपाती को खाया था। मैंने उस पर नजर डाली और पाया कि उसका दाहिना हाथ टूट गया था। उसे एक बड़े अस्पताल में ले जाना पड़ा। मैं जानता था कि हड्डी टूट गई है, लेकिन फिर भी उसने कोई भारी वस्तु उठाई थी जिससे पूरा हाथ सूज गया। डॉक्टर चक्रवर्ती ने दयनीयता से अपना सिर हिलाया। उन्होंने कभी ऐसा मरीज नहीं देखा था जो ये नहीं जानता था कि अपना ख्याल कैसे रखा जाता। तभी मेहका ने फिर से उस सीसीटीवी की ओर देखा, जहां एक दुबला पतला लड़का दीवार के सहारे बैठा हुआ है, अकेले कोने में सिमटा हुआ। ठंडी बारिश उसके चेहरे पर पड़ रही थी और उसने एक अनचाहे बच्चे की तरह असहाय होकर उसे पोंछ दिया था। उसकी बांह की हड्डियां टूट गई थी, फिर भी वह बिना कुछ कहे उसे पहाड़ से बाहर ले आया था। उसने अकेले ही दर्द सहा और बिना किसी शिकायत के उसकी खाली निगाहों को सहा। उस समय जब पुष्कर ने उसे एक हाथ से पकड़ा था तो वह उस पर गुंडा होने के लिए चिल्लाई थी और जोर देकर कहा कि वह दोनों हाथों का उपयोग करे। पुष्कर ने कहा था कि उसके हाथ में चोट लगी है, लेकिन मेहका ने इस पर विश्वास क्यों नहीं किया और वह चुपचाप इतना दर्द सह रहा था। क्या पुष्कर ठीक हो जाएगा? क्या मेहका और पुष्कर के बीच कुछ होने वाला था? जानने के लिए सुनते रहिए ये एक्साइटिंग कहानी सिर्फ पॉकेट एफएम पर। पुष्कर प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज। मेहका रोते हुए चिल्लाने लगी थी। उसे समझ आ गया था कि अपनी जिद के चलते उसने पुष्कर को कितने बड़े खतरे में धकेल दिया था। मेहका के आंसू एक झटके में बह निकले। उसके चमकते हुए आंसू नीचे गिरते गए और उसके होंठ कांप रहे थे, क्योंकि केवल वो ही जानती थी कि उसने पुष्कर को कितना दुख और दर्द पहुंचाया था। पुष्कर मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, तुम कहां हो? मेहका रोते हुए उसे ढूंढते हुए कह रही थी और तेजी से सीसीटीवी वीडियो को आगे पीछे कर रही थी। वो ऐसा इसीलिए कर रही थी ताकि उसे पता लग सके कि पुष्कर किस तरफ गया था। उसे पुष्कर को हर हाल में ढूंढना ही था। वीडियो को आखिरी तक देखने के बाद मेहका को अचानक पता चला कि पुष्कर को किस तरह बेरहमी से क्लिनिक से बाहर धकेल दिया गया था। मेहका ने वीडियो में देखा कि किस तरह से डॉक्टर चक्रवर्ती ने पुष्कर को झाड़ू से ढकेलते हुए बाहर निकाला था। पुष्कर को बारिश में लगभग लड़खड़ाते हुए बाहर की ओर धकेल दिया गया था। यह इतना अफसोसजनक था कि इसे देखकर लोगों का दिल टूट गया। जब मेहका ने यह दृश्य देखा तो उसका दिल बैठ गया और उसकी खोपड़ी सुन्न हो गई थी। उसका दिल कांप गया था और उसके अंदर जैसे क्रोध की एक लहर उमड़ पड़ी थी। आपने उसे क्यों भगाया? मेहका ने डॉक्टर से पूछा। उसने मुझसे अपने जख्म पर पट्टी भी करवाई और दवा भी ली, लेकिन उसने दवाई के पूरे पैसे नहीं दिए थे। उसका कार्ड टूटा हुआ था तो वो पैसे नहीं दे सका। उसने आधी रात को आकर मेरा दरवाजा खटखटाया और मुझे गहरी नींद से जगाया। मैंने सोचा बेहतर होगा अगर मैं पुलिस को ना ही बुलाऊं और उसे यहां से भगा दूं। डॉक्टर चक्रवर्ती का चेहरा बदल गया। उसने डरते डरते पुष्कर ने जो कार्ड वहां छोड़ा था वो उठाकर दिखाया। जब मेहका ने देखा कि ये वही कार्ड है जो उसने पुष्कर को दिया था, जिसमें 3 लाख रुपए थे, तो पागलों की तरह आगे बढ़ी और गुस्से में डॉक्टर चक्रवर्ती का कॉलर पकड़ लिया। तुम बकवास कर रहे हो कमीने, तुमने खुद जानबूझकर उसे भगाया है। मेरे कार्ड में अभी भी 3 लाख रुपए हैं। तुम डॉक्टर नहीं हो सकते, तुम भेड़िए हो, भेड़िए। मेहका ने चिल्लाते हुए कहा था, लेकिन उसने कई बार पासवर्ड डाला था पर हर बार वो गलत था। मैंने उससे एक पैसा भी चार्ज नहीं किया। डॉक्टर चक्रवर्ती हैरानी में था, लेकिन फिर भी उसने मेहका को कुछ बोलने की हिम्मत नहीं की। मेहका का सिर अचानक से फिर से घूमने लगा। उसने पुष्कर को मंदिर में अंकिता के पैसों का इस्तेमाल करते हुए देखा था और उसने गुस्से में इस कार्ड का पासवर्ड बदल दिया था। मेहका के आंसू एक बार फिर तेजी से बह निकले। प्रभाकर उसे शांत करने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन मेहका ने उसे भी जबरदस्ती दूर कर दिया। जाने दो, जाने दो, मुझे जाने दो।
मेघा ने डॉक्टर चक्रवर्ती को गुस्से में पकड़ा और कहा, ये सब कुछ तुम्हारे किया धरा है, तुमने उसे क्यों भगाया? बताओ तुम्हें कितने पैसे चाहिए, मैं अभी देती हूं। लेकिन तुमने पैसों के चक्कर में एक लड़के की जान की परवाह भी नहीं की। पुष्कर प्लीज तुम जल्दी ही वापस आ जाना, तुम वापस आ जाओ, ये सब मेरी गलती है, हाँ ये सब मेरी गलती है। मेघा जोर जोर से रोती जा रही थी और चिल्ला रही थी। मेघा को बहुत पछतावा हो रहा था। वो इतना पछता रही थी कि वो बस बेतहाशा रोना चाहती थी। ये सब मेरी अपनी गलती है, सबकी सब मेरी। अगर मैंने जानबूझकर पुष्कर के लिए परेशानी खड़ी नहीं की होती तो उसे कभी इतना दर्द या परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। मेघा रोते रोते यही बात बार बार बोलती जा रही थी। पुष्कर चुपचाप उसके लिए कुर्बानी दे रहा था, यहां तक कि लगभग अपनी जान भी गंवाने को तैयार था। लेकिन मेघा ने पुष्कर से आंखें फेर ली और उसे तकलीफ में ही छोड़ दिया। मैं पुष्कर की आंखों में लालची, बेकार और घमंडी, या फिर एक ऐसा इंसान जिसका दिल एक भेड़िए की तरह होता है, वही बनकर रह गई। मेघा ने कभी भी जिंदगी में अपने आप से नफरत नहीं की थी। वो लगातार खुद को पुष्कर की उस हालत के लिए कोसती जा रही थी। पुष्कर मुझे माफ कर दो, क्या तुम मेरी जिंदगी में वापस आ सकते हो? आखिर तुम कहां हो? मैं गलत थी, तुम एक बार फिर से वापस आ जाओ ना। मुझे तुमसे बहुत कुछ कहना है, बहुत सी बातें करनी है, तुम कहां हो? मेघा ने रोते हुए अपने दिल की बात कह डाली। मेघा जमीन पर बैठ गई, अपना चेहरा अपने घुटनों के बीच दबा लिया और रोने लगी। उसके उदास आंसुओं से उसका दिल, उसका चेहरा और जमीन सब गीला हो गया था। मेघा इस कदर रो रही थी कि उसका दम ही घुटने लगा। उसका शरीर ऐसे कांपने लगा जैसे कोई समुद्र की लहर लहरा गई हो। वो बस इतना चाहती थी कि पुष्कर उसके सामने आ जाए। वो अपनी सुरक्षा की परवाह किए बिना दौड़कर उसे गले लगाना चाहती थी और उसे हजारों बातें करना चाहती थी। वो उससे माफी मांगना चाहती थी। मेघा के साथ साथ अंकिता की आंखें भी लाल हो गई थी और इसमें कोई शक नहीं कि उसने भी बहुत सारे आंसू बहाए थे। रास्ते में आते वक्त उसे मेघा से शिकायत थी। उसे लग रहा था कि ये गंदी लड़की पुष्कर को धमका रही थी, लेकिन अब यह दृश्य देखने के बाद उसने मेघा को कुछ हद तक माफ कर दिया था। प्रभाकर ने भी गहरी सांस ली। सब जानते थे कि पुष्कर मेघा के परिवार के प्रति बहुत दयालु था, लेकिन अब उनकी बेटी ने पुष्कर के साथ ऐसा व्यवहार किया। मेघा के पिता होने के नाते उसे बहुत बुरा महसूस हो रहा था। मेघा, तुम्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं पुष्कर को खोजने के लिए काफी सारे लोगों को भेजूंगा। वो बेशक ठीक हो जाएगा और हमें जल्दी मिल जाएगा। प्रभाकर आगे बढ़े और अपनी बेटी के लंबे और घने बालों को हल्के से सहलाते हुए कहा। काफी देर के बाद मेघा की घुटी हुई लेकिन दृढ़ आवाज आई। पिताजी, मैंने फैसला किया है, मैं अभी कॉलेज नहीं जाऊंगी। मैं बस पुष्कर की तलाश करना चाहती हूं। अगर वो एक दिन के अंदर वापस नहीं आता है तो मैं उसे ढूंढती रहूंगी। अगर वो 1 महीने में वापस नहीं आता है तो मैं उसे 1 महीने के लिए ढूंढूंगी। मुझे उसे ढूंढना ही होगा। तुम्हारे एग्जाम में सिर्फ 3 महीने ही बाकी हैं। बेहतर होगा कि तुम पहले कॉलेज जाओ। मैं वादा करता हूं, मैं उसे ढूंढ कर लाऊंगा। प्रभाकर ने जोर देते हुए कहा। पुष्कर को ढूंढना बेहद जरूरी था, लेकिन उनकी बेटी के लिए अपनी पढ़ाई में देरी करना असंभव था। और वैसे भी प्रभाकर ने सोचा कि मेघा पुष्कर को कहां ढूंढेगी, इसलिए उन्होंने जल्दी से अपने कुछ आदमी पुष्कर को खोजने के लिए भेज दिए। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, भले ही मैं एग्जाम दूं या ना दूं, लेकिन मुझे पहले पुष्कर को ढूंढना होगा। मेघा ने यह बेझिझक और निडरता से कहा। प्रभाकर ने आह भरी और कहा, ठीक है, मैं उसे ढूंढने में तुम्हारी मदद करूंगा। हम पूरे शहर में पुष्कर को ढूंढेंगे और हमें भरोसा है हम उसे ढूंढने में कामयाब होंगे। प्रभाकर महेंद्रू ने कहा, ठीक है, अब मुझे चलना चाहिए। उधर पुष्कर अपना हाथ पकड़े एक गली में जा रहा था। इसमें कोई शक नहीं था कि इस वक्त वो बेसहारा और कंगाल हो चुका था। यह सच बात है कि पैसा एक बहादुर इंसान को भी परेशान कर सकता है, पुष्कर मन ही मन सोच रहा था। पुष्कर के पास जितने भी कार्ड थे सब कहीं ना कहीं गिर चुके थे और जो कार्ड वो मेघा को लौटाना चाहता था उसका पासवर्ड गलत था। उसने वो कार्ड बिना लिए ही क्लिनिक में छोड़ दिया था। अब उसके पास केवल रानी मधुमक्खी, 2 अजीब से तांबे के सिक्के, एक घड़ी और एक बिल्कुल खराब मोबाइल फोन था। पुष्कर ने सोचा, मुझे अपना मोबाइल फोन बेचना होगा ताकि कुछ पैसे मिल जाए और मैं घर वापस जा सकूं।
गली के आखिर में एक मोबाइल शॉप थी। पुष्कर ने दुकानदार को अपना मोबाइल फोन बेचने के लिए दिया। दुकान वाले ने कहा, आपका मोबाइल फोन सेकंड हैंड है और पानी में भीग गया है, मैं इसका आपको सिर्फ 200 रुपए ही दूंगा। सिर्फ 200 रुपए? पुष्कर ने कहा। पुष्कर पहले पैसे ना होने के कारण तंग आ चुका था और पैसे का इंतजार कर रहा था, इसलिए उसने कोई भी मोल भाव नहीं किया। उसने अपना मोबाइल 200 रुपए में बेच दिया। पुष्कर के कपड़े काफी गंदे हो चुके थे और उसके पैर में सिर्फ एक जूता था, जिसे देखकर सब उसके बारे में यही सोच रहे थे कि वो कोई कचरा बीनने वाला है। पुष्कर ने एक स्ट्रीट स्टॉल से एक सेट खरीदा। कपड़े, पैंट और जूते की कुल कीमत 60 रुपए थी, जो कि इतना सस्ता था कि मोल भाव करते तो वो खुद ही शर्मिंदा हो जाता। तो इसलिए पुष्कर ने बिना कोई मोल भाव किए ही वो तीनों चीजें ले ली। पुष्कर ने कपड़ों का एक सेट लिया और स्टेशन पर एक सार्वजनिक शौचालय देखकर वो कपड़े बदलने उसके अंदर चला गया। जैसे ही वो दरवाजे पर पहुंचा, एक बहुत ही सुंदर, सुशील और काफी लंबी लड़की उसकी ओर अचानक से चलकर आई। पुष्कर ने और उस लड़की ने एक दूसरे को देखा और वो दोनों ही हैरान के हैरान रह गए। दोनों की ही आंखों में एक जानलेवा इरादे की झलक दिखी, लेकिन दोनों में से कोई भी एक दूसरे से कुछ नहीं बोला। कपड़े बदलने के बाद पुष्कर जैसे ही बाहर आया तो उसने फिर उस लड़की को वहीं पर खड़ी हुई पाया। पुष्कर ने उस लड़की से कहा, सच कहूं तो मुझे जरा भी उम्मीद नहीं थी कि हम इतनी जल्दी फिर से मिलेंगे। पुष्कर ने अपने सामने उस लड़की को देखा। वह अभी भी अपने चेहरे पर एक स्किन मास्क पहने हुए थी। उसके लंबे बाल नीचे बिखरे हुए थे और उसने एक छोटा चमड़े का कवच पहना हुआ था, जो उसके पतले और गर्वित शरीर को निखार रहा था। मैंने अभी तक अपना परिचय नहीं दिया है, मेरा नाम शामली है। वो धीरे से मुस्कुराई, जो उस मुस्कुराहट से बिल्कुल अलग थी। जब उसने महेंद्रू परिवार पर हमला किया था, उस समय की मुस्कान बुरी भावना से भरी थी, लेकिन अब ये आकर्षक थी, जिससे लोगों के दिलों में खुजली होने लगती है। पुष्कर ने हल्के से कहा, तुम्हें मुझसे क्या बात करनी है? शामली ने पुष्कर की ओर देखा और कहा, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूं, लेकिन यहां बात करना ठीक नहीं है, वहां रेस्तरां में आओ। हालांकि पुष्कर शहर वापस जाना चाहता था, लेकिन अभी ट्रेन आने में काफी समय था और उसे भूख भी बहुत जोरों से लगी हुई थी। ठीक है, पुष्कर ने कहा। वो दोनों बहुत जल्दी रेस्तरां में पहुंचे। शामली बहुत ज्यादा सावधान लग रही थी। उन्होंने जल्दी से बहुत सारा खाना ऑर्डर कर दिया। उसने 4000 रुपए से अधिक कीमत की रेड वाइन की एक बोतल भी खोली, जिससे वेटर बहुत खुश हो गया था। शामली ने धीरे से रेड वाइन का ग्लास हिलाया और खिड़की से बाहर देखते हुए बोली, तुम मुझसे नहीं पूछोगे कि मैं तुमसे किस लिए मिलना चाहती हूं? तुम बिना पूछे भी तो बता सकती हो। पुष्कर पूरी तरह से तैयार था, लेकिन खाना खाते समय वह बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहता था। शामली ने बस इतना कहा, मैं इसे तुमसे नहीं छिपाऊंगी। मैंने एक प्रोजेक्ट उठा लिया है, लेकिन अचानक ही मेरे साथी ने मेरे साथ जाने से मना कर दिया है। इसलिए मैं चाहती हूं कि तुम मेरे साथ चलो। लेकिन तुम मुझसे ये बात क्यों कर रही हो? तुम्हें अपने बाकी साथियों से इस बारे में बात करनी चाहिए। ये कहते हुए पुष्कर के हाथ रुक गए थे। शामली ने अपना सिर हिलाया। मैं तुम्हारी ताकत को अच्छे से पहचान चुकी हूं और इस बार जिस काम के लिए मैं जा रही हूं, वो लोग बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और मैं पहले ही अपने बहुत से साथी खो चुकी हूं। इसलिए मैं चाहती हूं कि इस बार तुम मेरे साथ चलो। वैसे तुम किस लेवल के फाइटर हो? पुष्कर को अभी भी शामली की ताकत के बारे में कुछ खास नहीं मालूम, इसलिए उसने शामली से पूछा। शामली ने झिझकते हुए कहा, वैसे मैं अभी बेसिक लेवल पर ही हूं, लेकिन तुम्हें उस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। मेरे मास्टर ने सारा इंतजाम कर दिया और मैं तुम्हें इस काम के 10 लाख रुपए दे सकती हूं। शामली कहां जाने की बात कर रही थी? क्या पुष्कर शामली के साथ जाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए ये एक्साइटिंग कहानी सिर्फ पॉकेट एफएम पर। लेकिन उसके लिए तुम्हें परीक्षा भी देनी होगी और अगर तुम उसमें पास हो गए तो फिर हम मिशन पर जा सकते हैं, शामली ने कहा। तुम कब जा रही हो? पुष्कर को भी अपने हाथ के इलाज के लिए जल्दी से पैसों की जरूरत है। बस कुछ दिन मुझे अपने साथी के आने का इंतजार करना होगा। शामली ने धीरे से अपना वाइन ग्लास उठाया और कहा, हमारे साथ काम करके तुम्हें बहुत खुशी होगी, शामली ने कहा। ठीक है, लेकिन मुझे एडवांस में 2 लाख रुपए चाहिए, पुष्कर ने कहा। खाना खाने के बाद पुष्कर ने शामली से 2 लाख रुपए ले लिए थे। शामली के पास वैसे भी करने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए वह पुष्कर के साथ टहलने के लिए बाहर चली गई। वह सरप्राइज रह गई जब उसने देखा कि पुष्कर ने 1 लाख रुपए की रकम खर्च की और कई प्रकार की जड़ी बूटियां खरीद ली। वैसे तुमने
ये इतनी सारी देसी दवाएं क्यों खरीदी हैं? और तो और तुमने तो एक दवा बनाने की कढ़ाई भी खरीद ली है। शामली थोड़ा सरप्राइज थी। मुझे कुछ दवाइयां बनानी है क्योंकि मेरे हाथ की हड्डी टूट चुकी है, पुष्कर ने शांति से कहा। पुष्कर के कहते ही शामली की नजर उसके हाथ पर गई। उसने कहा, ओह, तुम्हारे हाथ की तो हड्डी टूटी हुई है, फिर तुम मेरी टीम के फाइटर से कैसे लड़ोगे? और अगर तुम उससे नहीं जीत पाए तो फिर तुम मेरे साथ मिशन पर नहीं जा सकते। पुष्कर ने शामली की बात का कोई जवाब नहीं दिया, बस मुस्कुराकर उसे इग्नोर कर दिया। वो रात उन्होंने एक सुनसान जगह पर बने हुए पुराने से होटल में गुजारी, लेकिन उस पूरी रात पुष्कर ने भट्टी में अपने लिए दवा बना ली थी। हड्डी जोड़ने वाली गोली लेने के कुछ ही समय बाद अपनी स्पिरिचुअल पावर की मदद से पुष्कर ने अपने हाथ की हड्डी को ठीक जगह पर जोड़ दिया था। इसे खत्म करने के बाद पुष्कर ने 2 तांबे के सिक्कों को फिर से देखना शुरू किया। ऐसा लगता है कि ये 2 तांबे के सिक्के भी अच्छी चीजें हैं, लेकिन अगर ये सिक्के गलत लोगों के हाथ में पड़ गए तो ये बहुत ही खतरनाक हो सकता है। पुष्कर ने दोनों तांबे के सिक्कों को फिर से रिफाइन करना शुरू किया और कुछ ही घंटों की मेहनत के बाद वो सिक्के भी चमकने लगे। पुष्कर को लगा कि रानी मधुमक्खी की तुलना में ये 2 तांबे के सिक्के उसके उपयोग के लिए अधिक उपयुक्त थे। चलो, मेरी टीम आ चुकी है, जल्द ही तुम्हारी परीक्षा होगी। सुबह करीब 9 बजे शामली ने पुष्कर का दरवाजा खटखटाना शुरू किया और पुष्कर से कहा। पुष्कर पहले से तैयार था, इसलिए वो जल्दी से शामली के पीछे पीछे चल दिया। जल्द ही शामली की गाड़ी एक बंदरगाह पहुंच गई। ये बंदरगाह एक मशहूर परिवार की प्रॉपर्टी है। कई लोगों ने गुप्त रूप से यहां अपने काले धंधे बना रखे हैं। हाल ही में उनके धंधे में कुछ समस्या हुई क्योंकि उन्हें बाकी गिरोह ने निशाना बनाया है। वे पहले ही एक दूसरे से इस बारे में बात कर चुके हैं। हमें भी इस मिशन के लिए चुना गया है, इसलिए आज इस जगह का फैसला हो जाना चाहिए। शामली ने पुष्कर को सामने की ओर इशारा करते हुए कहा। शामली ने आगे कहा, आज यहां पर हम दोनों के अलावा और भी बहुत लोग होंगे। तुम बस मेरे इशारे का इंतजार करना और जैसी समय आएगा तो मैं तुम्हें इशारा कर दूंगी। लापरवाही से कोई एक्शन मत लेना। तुम्हारा हाथ टूट गया है तो ध्यान से काम करना। शामली को पुष्कर की ताकत का अंदाजा था, इसलिए वो उसकी ओर से निश्चिंत थी। ठीक है, पुष्कर ने कहा। उनकी गाड़ी बंदरगाह में प्रवेश कर चुकी थी। दोनों कार से बाहर निकले और शामली ने चारों ओर देखा। शामली ने पुष्कर को उनके नियुक्ता रंगा से मिलने के लिए कहा। समुद्र के किनारे एक हवेली में एक मोटा आदमी जो शायद केवल 23 साल का था सोफे पर बैठा था। कुछ परेशानी के साथ वो बंदरगाह में दर्जनों नावों को देख रहा था और अपनी ठुड्डी रगड़ रहा था। उसकी मेज के सामने रखी रेड वाइन और पोकर कार्डों को देखकर ये किसी अमीर परिवार का लड़का लग रहा था, लेकिन उसमें एक गैंगस्टर के गुण भी थे। मास्टर रंगा, कुछ लोग आपसे मिलने आए हैं, बॉडीगार्ड ने कहा। काले सूट पहने बॉडीगार्ड शामली और पुष्कर को अंदर ले आए थे और उन्होंने तुरंत रंगा को उसकी सूचना दी। रंगा तुरंत बहुत खुश हुआ। वह मुड़ा और आश्चर्य से बोला, मिस शामली, मैं लंबे समय से आपका इंतजार कर रहा था और आप फाइनली यहां आ चुकी हैं। खैर, मुझे नहीं लगता कि आप मेरा इतनी बेसब्री से इंतजार कर रहे हो, लेकिन मुझे आशा है कि हमें देर नहीं हुई है। ये मेरा साथी है, इसका नाम पुष्कर है। शामली ने मन मन मुस्कुराते हुए कहा। जब रंगा ने देखा कि पुष्कर ने एक स्टॉल से लिए हुए कपड़े पहने हुए थे और वह अभी भी बहुत कम उम्र का लग रहा था, तो रंगा की आंखों में आश्चर्य की झलक दिखी, लेकिन उसे शामली की बात पर भरोसा था। रंगा ने तुरंत कहा, वेलकम मिस्टर पुष्कर, मेरी सिक्योरिटी आज आपके हाथों में है। सच कहूं तो मैं अभी कुछ देर पहले थोड़ा परेशान था, लेकिन अब आप यहां हैं तो मुझे बहुत बहुत राहत महसूस हो रही है। पुष्कर ने बिना कुछ बोले सिर हिलाया। वहां पर बहुत सारे बॉडीगार्ड थे। एंट्री डोर से लेकर लॉबी तक 30 से भी ज्यादा गार्ड मौजूद थे। उनकी ताकत कमजोर नहीं थी और तो और रंगा ने कुछ विदेशी ताकतों को भी बुलाया हुआ था। ऐसा लग रहा था कि दूसरे पक्ष की ताकत कल्पना से ज्यादा होनी चाहिए। रंगा ने तुरंत शामली और पुष्कर को मुस्कुराते हुए बैठने के लिए कहा। आइए बैठकर बातें करते हैं। तभी एक बॉडीगार्ड तेजी से अंदर आया और बोला, मास्टर रंगा, चैंपियन जहान यहां आ चुके हैं। रंगा, जो अभी शामली के लिए शराब डाल ही रहा था, अचानक रुक गया। उसने आश्चर्य से शराब की बोतल नीचे रख दी और तेजी से स्वागत करने के लिए दरवाजे से बाहर चला गया। चैंपियन जहान, मैं काफी समय से आपका इंतजार कर रहा था और आखिरकार आप यहां आ ही गए। रंगा ने जहान को देखते ही कहा,
एक अधेड़ उम्र का आदमी गंभीर चेहरे के साथ दरवाजे पर दिखाई दिया। वो काफी मजबूत लग रहा था। उसकी आंखें चमक रही थी और वह क्रोधित नहीं था बल्कि शक्तिशाली था। उसकी शक्ल सूरत ऐसी थी कि एक नजर में दूसरों को लगेगा कि वह कोई मार्शल आर्ट चैंपियन है। उस गुरु के पीछे उसके 2 शिष्य भी थे। वो दोनों शक्ल से बहुत घमंडी दिखाई पड़ रहे थे। मास्टर रंगा, हमारे गुरुजी खुद इस मिशन को देख रहे हैं, इसलिए आपने जो पहले आदमियों की संख्या बताई थी वो अब दोगुनी हो जाएगी। जहान के पीछे चीतेश नाम के शिष्य में से एक ने अपने बड़बोलेपन से कहा, जी जरूर, अगर जहान गुरु खुद कार्रवाई करते हैं तो मेरे 2 करोड़ रुपए सही जगह यूज हो रहे हैं। जहान गुरु प्लीज अंदर आ जाइए। रंगा ने सम्मानपूर्वक जहान गुरु को अंदर आने के लिए कहा। वास्तव में पैसा होना या ना होना एक मामूली बात है। मैं आपके द्वारा बताए गए उस मास्टर फाइटर से मिलना चाहूंगा ताकि बाद में मेरी हंसी ना उड़ाई जाए। जहान ने दरवाजे में प्रवेश करने से पहले विनम्रता से कहा, हाँ हाँ अंदर आओ, जल्दी आओ और पहले चाय का मजा लो। रंगा, जो कि यहीं का मालिक था, अचानक एक ऐसा व्यक्ति बन गया जो हर किसी का स्वागत कर रहा था। शामली ने ताना मारते हुए कहा, मुझे केवल 30 लाख, लेकिन मास्टर जहान को 2 करोड़। हाँ। शामली की व्यथित दृष्टि को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसने लाखों खो दिए हो। पुष्कर ने जहान की ओर उदासीनता की दृष्टि से देखा। मास्टर जहान की कीमत शामली से 10 गुना अधिक थी। निसंदेह शामली अपनी फीस से संतुष्ट नहीं थी। रंगा मूल रूप से मास्टर जहान को चाय पिलाने के लिए ले जाना चाहता था, लेकिन मास्टर जहान ने एक नजर शामली को देखा, आगे बढ़े और हल्के से कहा, ओह, ये दोनों कौन है? रंगा अजीब तरह से मुस्कुराया। आखिरकार 2 समूह के लोगों को एक साथ आमंत्रित करना कोई आसान बात नहीं थी। उन्होंने बस इतना कहा, ये 2 गुप्त गिरोह से हैं, शामली और पुष्कर। जहान समझ गया कि शामली और पुष्कर को बाहर से बुलाया गया है। उसने शामली की ओर तिरस्कार पूर्वक देखा और फिर पुष्कर की ओर देखा। उसकी आंखों में तिरस्कार और भी प्रबल हो गया और उसने मजाक उड़ाते हुए कहा, ये लोग किसी लायक भी हैं या यूं ही हवाबाजी करते हुए घूमते रहते हैं? कहीं ऐसा ना हो इन्हें बचाने के लिए भी हमें ही आगे आना पड़े। शामली ने अपनी बाहें ऊपर उठाई। वो इस अपमान को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। मैं भी नहीं जानती कि तुम कौन हो, शामली ने शांत स्वर में कहा। शिष्य चीतेश ने तुरंत अहंकार पूर्वक कहा, आप कौन हैं? क्या आप मेरे गुरु का नाम पूछने के काबिल भी हैं? शामली की आंखों में गुस्सा झलक आया, लेकिन वह इस मौके पर कोई एक्शन नहीं ले सकती थी। जहान ने तिरस्कार पूर्वक अपना सिर हिलाया और कहा, मास्टर रंगा, चूंकि मैं कार्रवाई करने के लिए सहमत हो गया हूं, तो आपको किसी और को इस मिशन में शामिल करने की जरूरत नहीं है। बाकी सभी बेकार हैं और वैसे भी गुप्त गिरोह जैसी चीजें वास्तव में इस लायक नहीं है और इस बात की भी तो कोई श्योरिटी नहीं है कि जिन लोगों को आपने बुलाया था ये वही लोग हैं, क्योंकि इनकी शक्ल किसी ने देखी ही कहां है। इसलिए सोच समझकर ही अपना डिसीजन ले। तभी उसकी नजर फिर से पुष्कर पर पड़ी और उसने अपना सिर हिलाते हुए कहा, और ये लड़का, ये तो कोई स्टूडेंट लग रहा है। अगर इसे अपनी मां के पेट में रहते हुए भी कुंग फू की ट्रेनिंग ली होगी तो भी ये आज की फाइट के लायक नहीं है ना? हर कोई तुम्हारे परिवार का पैसा लूटने यहां आ चुका है, इसे तो पता भी नहीं चलेगा ये कब मर जाएगा। इतना कहने के बाद चैंपियन जहान चाय की ओर बढ़े। चितेश भी उनके पीछे पीछे चल पड़ा। युवा मास्टर रंगा का चेहरा बेहद शर्मिंदा था। उसने मूल रूप से सोचा था कि पुष्कर सिर्फ धोखा दे रहा है, लेकिन अब मास्टर जहान ने इसकी पुष्टि भी कर दी थी। पुष्कर जैसे छात्र कई बार स्कूलों में खेलने से भी डरते हैं, फिर वो शामली के साथ यहां क्या कर रहा है? क्या ये पॉसिबल है कि शामली भी पैसे ठगने के लिए यहां ही हो? आखिरकार किसी ने शामली का असली चेहरा नहीं देखा है। रंगा यही सब सोच रहा था, लेकिन रंगा ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप जहान के लिए चाय बनाने चला गया। शामली ने फुसफुसाते हुए कहा, मैंने मास्टर जहान के बारे में सुना है, वह डुंगरू शहर में काफी प्रसिद्ध है। मैंने सुना है कि वह मार्शल आर्ट में बहुत अच्छा है। उसने बचपन से ही मार्शल आर्ट का अभ्यास किया है। उसके घूंसे पेड़ों को भी चकनाचूर कर सकते हैं। पुष्कर ने सोच समझकर सिर हिलाया और कोई जवाब नहीं दिया। रंगा की चाय अभी भी बनी थी और इससे पहले कि वैसे पीता, उसने अचानक बंदरगाह से क्रूज जहाज की आवाज सुनी। भारी आवाज ने तुरंत सभी को उसकी ओर देखने पर मजबूर कर दिया। रंगा ने गहरी आवाज में कहा, ऐसा लगता है कि हम अब चाय नहीं पी सकते, वे आ रहे हैं। जहान ने अपना चाय का कप नीचे रखा, खड़ा हुआ और जोर से कहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब दुश्मन को हराने के बाद ही ये चाय पी जाएगी। हम देर नहीं कर सकते।
जब रंगा ने जहान का आत्मविश्वास सुना तो वह स्वाभाविक रूप से बहुत खुश हुआ और बोला, ठीक है, फिर हम उनसे समुद्र तट पर मिलेंगे। मैंने पिछली बार साफ कर दिया था कि अगर वे समुद्र तट पर कदम रखने की हिम्मत करते हैं तो इसका मतलब वो लोग जंग चाहते हैं और अधिक कहने की जरूरत नहीं है, बस रास्ता दिखाओ। जहान ने मुट्ठी भींचते हुए कहा। रंगा खुशी खुशी जहान को समुद्र तट तक ले गया। उसने पूछकर और शामली को बुलाने के लिए पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। ऐसा लग रहा था कि रंगा के दिल में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि शामली और पुष्कर वहां मौजूद हैं भी या नहीं। जहान के साथ साथ बाकी बॉडीगार्ड भी उस ओर दौड़ पड़े। इस समय क्रूज जहाज लगभग बंदरगाह के करीब पहुंच रहा था। क्रूज जहाज की स्थिति को देखते हुए वह विशेष रूप से आक्रामक लग रहा था। आने वाला जहाज समुद्र तट से केवल 20 या 30 मीटर की दूरी पर था। इस युद्ध के क्या परिणाम होंगे, क्या पुष्कर और शामली रंगा की मदद करेंगे, जानने के लिए सुनते रहिए ये एक्साइटिंग कहानी सिर्फ पॉकेट एफएम पर। मिस्टर दुआ, तुम्हारी आज की जर्नी आखिरी जर्नी होने वाली है। रंगा जहान के आने से बहुत संतुष्ट था। वो सामने वाले जहाज को देखते ही चिल्लाया। मिस्टर दुआ करीब 30 साल का और अपने परिवार की तीसरी पीढ़ी का अमीर आदमी था। वह मुस्कुराकर एक छोटी सी नाव पर उतरा और चिल्लाया, क्यों रंगा, ऐसा लगता है कि तुमने उस कहावत को पूरा कर लिया है जिसमें कहा जाता है कि एक मरा हुआ सुअर उबलते पानी से नहीं डरता। पिछली बार जो चोट मैंने तुम्हें दी थी, लगता है उससे तुमने कोई सबक नहीं सीखा है। ये बंदरगाह से हमारे दुआ परिवार का होगा। तुम सपना देख रहे हो। मैंने आज मास्टर जहान को यहां बुला लिया है। वापस जाने के बारे में सोचना भी मत, रंगा ने गुस्से में कहा। इसी समय एक आकृति अचानक क्रूज जहाज से कूद गई और सीधे दुआ की नाव पर पहुंच गई। और तो और जब वह आकृति नाव पर उतरी तो उसका शरीर जरा भी नहीं हिला। इसने रंगा को बुरी तरह चौंका दिया। जहाज से नीचे नाव की दूरी करीब 10 मीटर की थी। अरे, इसको तो कुछ हुआ ही नहीं। ये व्यक्ति कौन है? रंगा ने कहा। रंगा का चेहरा बदल गया था। उसने पहले भी उस आदमी को देखा था जो जहाज से कूद गया था। उसका नाम डिब्रू था। डिब्रू ने किनारे की ओर देखा और शांत स्वर में कहा, मैं कई वर्षों से यहां नहीं आया हूं, इससे तुम मेरे सामने किसी और को गुरु कहने की हिम्मत कर रहे हो। डिब्रू नाव के सामने खड़ा होकर किनारे पर मौजूद लोगों को देख रहा था। जब नाव समुद्र तट से लगभग 10 मीटर दूर थी तो उसका शरीर उछलकर किनारे पर आ गया, ठीक वैसे ही जैसे चील खरगोश पर झपटती है। कौन मेरे सामने चैंपियन बनने की हिम्मत कर रहा है? डिब्रू ने दूसरे की ओर देखते हुए अपने हाथ अपनी पीठ के पीछे रख लिए थे। रंगा ने डरते हुए मुंह में आई लार निगल ली और चिल्लाया, डिब्रू, क्या तुम्हें उसके साथ खड़ा होना चाहिए? हमारे परिवार को अपमानित करने के लिए तुम्हें जब जवाब देना होगा तो वो तुम्हारे लिए बहुत कठिन होगा, है ना? उफ, तुम होते कौन हो मुझे ये बताने वाले कि मैं कब क्या करूंगा? डिब्रू के चेहरे पर शांत भाव था। उसने बाकी किसी पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया था। रंगा ने भी कुछ साहस दिखाया और तुरंत चिल्लाया, चलो। अचानक 20 या 30 बॉडीगार्ड आगे बढ़े। डिब्रू ने अपनी ओर बढ़ने वाले सभी बॉडीगार्ड को लात मारते हुए दूर फेंक दिया था। उसके सामने कोई भी जरा समय तक नहीं टिक पा रहा था। 2 मिनट से भी कम समय में उन सभी बॉडीगार्ड्स को मार गिराया गया था। अपनी क्षमताओं को अधिक महत्व मत दो, मैंने कहा था, तुम लोग इस लायक नहीं। डिब्रू ने इस समय भी अपने हाथ नहीं हिलाए और उन्हें अपनी पीठ के पीछे ही रखा। उसके सामने के बॉडीगार्ड्स वास्तव में इस लायक नहीं कि वह डिब्रू से भिड़ सके। इसी समय दुआ भी किनारे पर कूद गया। रंगा को मुस्कुराते हुए देखने के बाद चिल्लाकर बोला, मैंने बहुत समय पहले तुमसे ये जगह खाली करने के लिए कहा था, लेकिन लगता है कि जब तक मैं तुम्हारे चेहरे पर जोरदार तमाचा नहीं जड़ दूंगा तुम्हें सबक नहीं मिलेगा। अच्छा होगा तुरंत यहां से चले जाओ। अब से इस बंदरगाह में तुम्हारे परिवार का कोई भी नहीं रहेगा। तुम बहुत जल्दी हंस पड़े दुआ, अभी तो मेरे तरकश में बहुत तीर है, रंगा ने कहा। रंगा ने मास्टर जहान को झुकते हुए सलाम किया और कहा, मास्टर, अब आपकी बारी। मास्टर जहान ने शांति से कहा, चिंता मत करो चितेश, आगे बढ़ो। उस पर हमला करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दो। चितेश ऑर्डर मिलते ही चिल्लाया और तुरंत आगे बढ़। तुम मुझसे मुकाबला करोगे? डिब्रू ने शांति से कहा। चितेश उन दोनों की ओर गुस्से से आगे बढ़ता हुआ जा रहा था। चितेश के हाथों की हरकत से उसके शरीर से ऊर्जा की एक धारा निकली। उसकी गर्दन की नसें गुस्से से उभर आईं और उसने गुस्से भरी दहाड़ निकाली।
चीतेश के शरीर की भयानक रूप से मजबूत मांसपेशियां एक ही बार में प्रकट हो गई। चीतेश की शर्ट हट गई और चिथड़े बनकर नीचे गिर गई। चाहे पेट की मांसपेशियां हो या बाइसेप्स, वे उस स्तर पर पहुंच गए हैं कि लोगों को उन्हें देखने से ही डर लगने लग रहा था। बूढ़े आदमी, मेरा नाम याद रखना। आज जिसने तुम्हें हराया है उसका नाम चीतेश है। चीतेश धाड़ते हुए आगे बढ़ रहा था। आ जाओ, मैं भी तो देखूं कितना दम है तेरे अंदर। डिब्रू गहरी आवाज में चिल्लाया। चीतेश होश से आगे बढ़ा, मानो वह कोई पागल जानवर हो। पहले उसका शरीर उछला और फिर वह जमीन से उड़ गया। फिर उसने अपना दाहिना घुटना बढ़ाया। वह डिब्रू की ठुड्डी से टकराने वाला। दिलचस्प, डिब्रू ने कहा। डिब्रू ने अचानक बिजली की तरह अपनी दाहिनी हथेली को बढ़ाया और उसे ब्लॉक कर दिया। डिब्रू ने चीतेश के जबरदस्त आक्रमण को बीच में ही रोक दिया था। अगर तुम्हारे पास सिर्फ यही फाइटर है तो ये तो खत्म होने वाला है, डिब्रू ने चिल्लाते हुए कहा। जब चीतेश ने यह सुना तो वह और भड़क गया। वह रेत पर उतरा, चारों ओर घूमा और फिर डिब्रू के सिर पर लात मारी। यह किक बहुत तेज थी, इतनी तेज कि ऐसा लग रहा था मानो कोई लंबा चाबुक डिब्रू की ओर मारा जा रहा। तुम अभी तक सिर्फ घर में ही खेले हो बच्चे, तुम मेरे सामने खेलने के काबिल नहीं हो। डिब्रू गुस्से से धाड़ने लगा और उसने अपना हाथ चीतेश की हाथ की हड्डियों पर लपेट लिया। उसने जोर से दबाया और एक तेज क्लिक ध्वनि सुनी और चीतेश के हाथ की हड्डियां सीधे कुचल दी गई। डिब्रू ने दो और बिजली की किक मारी, जिससे सीधे चीतेश के बाएं और दाएं घुटनों पर चोट लगी। अंत में वह आगे बढ़ा और चीतेश को समुद्र के पानी में फेंक दिया। यह सिलसिला इतना तेज था कि कई लोग प्रतिक्रिया ही नहीं दे सके। रंगा की खोपड़ी सदमे से सुन्न हो गई, जबकि मिस्टर दुआ जोर से हंस पड़े। रंगा जोर से चिल्लाया, मास्टर जहान चलो, हमें उससे सख्ती से निपटना होगा। रंगा का चेहरा पीला पड़ गया था। डिब्रू मेरी कल्पना से भी अधिक भयानक है। यदि आज की आपदा समाप्त हो गई है तो हमें अंगरक्षक के रूप में ऐसे गुरु को ढूंढना होगा जो इस जैसे फाइटर से मुकाबला कर सके। अपने शिष्य को धमकाया जाता देख जहान ने दूर से ही अपनी मुट्ठियां भींच ली और बोला, डिब्रू, मैं आज तुम्हें अच्छा सबक सिखाने वाला हूं। जान गुस्से में चीखता हुआ आगे बढ़ गया। मास्टर जान गुस्से से दहाड़ने लगा था और उसकी विस्फोटक आवाज ने सभी के कानों को गूंजा दिया था। यह एक मजबूत आवाज थी जो लोगों के कानों को फाड़ने वाली थी। जमीन पर पड़े हुए बॉडीगार्ड्स जो अभी भी उठने में असमर्थ थे, उन्होंने दर्द के मारे अपने कान बंद कर लिए थे। जहान ऐसे आगे बढ़ रहा था जैसे कोई शेर अपने शिकार को देखकर दौड़ने लगता है। जहान ने डिब्रू के साथ लड़ाई शुरू कर दी और वे दोनों बहुत तेजी से एक दूसरे को मुक्के मार रहे थे। हो सकता है कि अन्य लोग इसे स्पष्ट रूप से ना सुन सके, लेकिन पुष्कर को आसानी से ये आवाजें सुनाई दे रही। इन दोनों फाइटर्स ने अपनी मुट्ठियों से हवा तोड़ने वाली आवाजें निकाली। क्या ये एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन का मास्टर है? पुष्कर ने अपनी बाहें ऊपर उठाई। दोनों पक्ष आगे पीछे हो रहे थे और पहले से 100 मीटर दूर थे। जिस जमीन पर वे चल रहे थे वहां पहले से मकड़ी के जाले वाली बड़ी बड़ी दरारें थी। तभी डिब्रू गुस्से में ऊपर की ओर उठा और मास्टर जहान को हवा से मुक्का मारा। आह! जहान की आंखों में भय की झलक चमक उठी। उसके पैरों के नीचे 1 मीटर की गहराई वाला एक गड्ढा बन गया था। डिब्रू का मुक्का जहान की हथेली पर लगा था, लेकिन इसका इतना प्रभाव हो सकता है यह तो जहान ने सोचा भी नहीं था। जहान के पैर तुरंत रेत में धंस गए और सीधे उसके घुटने रेत में दब गए थे। हे भगवान, यह कैसी शक्ति है? रंगा हैरान था। हालांकि यह एक समुद्र तट था, लेकिन यह उन पर्यटक समुद्र तटों में से एक नहीं था जहां लोग धूप में धूप सेकते थे। ऊपर से रेत आधे फुट से भी कम थी और नीचे कठोर मिट्टी थी। पूरी जमीन 1 मीटर तक नीचे दब गई थी और यह सीधे जहान के घुटनों तक थी। इस बार ऐसा लगता है कि बंदरगाह को बचाया नहीं जा सकता और मुझे नहीं पता कि मेरी जान बचाई जा सकेगी या नहीं, रंगा ने डरते हुए कहा। तभी डिब्रू ने उड़ते हुए जहान की छाती पर एक जोरदार मुक्का जड़ दिया। अब जहान पूरी तरह से हार गया था। जहान का मुंह खून से भर गया था। वह जमीन पर गिर गया और हांफने लगा। तुमने जो कला मुझे मारने में उपयोग की है उसे हथौड़ा कला कहा जाता है। मुझे पता है कि मैं तुमसे हार चुका हूं, लेकिन फिर भी मैं संतुष्ट हूं। डिब्रू शांत स्वर में हंसा, अपने हाथ अपनी पीठ के पीछे रखकर खड़ा हो गया और इस सब रंगा को तेज आंखों से देखा। मास्टर डिब्रू, प्लीज मेरी जान बख्श दो। मास्टर डिब्रू, कृपया हमें जाने दो। रंगा का शरीर कांपने लगा और उसे लगा कि इस बार वह पूरी तरह से समाप्त हो गया है।
अप्रत्याशित रूप से उसने किसी को नाराज कर दिया था, जिसकी हिम्मत जहान से भी कहीं अधिक थी। रंगा का चेहरा बहुत डरा हुआ था और उसे केवल यही उम्मीद थी कि डिब्रू उसे जाने देगा। क्यों भाई रंगा, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें पहले मुझसे जाने की आज्ञा मांगनी चाहिए? दुआ, जो चुप था, अचानक ही रंगा की ओर देख कर बोला। रंगा का चेहरा एक मृत व्यक्ति से भी अधिक बदसूरत था। वह तुरंत झुका और मुस्कुराते हुए कहा, मिस्टर दुआ, यह हमारे बीच एक मामूली मामला है, सद्भाव को ठेस न पहुंचाए। अगर हम एकजुट होते हैं तो पूरे शहर में शांति होगी। अगर तुम्हें बंदरगाह पसंद है, इसे ले लो, लेकिन मुझे जाने दो। दुआ जोर से हंसा, मुझे तुम्हारा परिवार पसंद है। यदि तुम मेरे साथ एकजुट होना चाहते हो तो मैं दूसरे लोगों के पास क्यों जाता? क्या तुम्हें मेरी जरूरत है? तुमने मुझे घुटने टेकने के लिए मजबूर किया था, क्या तुम्हें याद है? रंगा ने घुटने टेक दिए और जोर से प्रणाम किया। मिस्टर दुआ, मैं आपको प्रणाम करता हूं। दुआ ने अपना पैर बढ़ाया और रंगा के चेहरे पर लात मारी। किक ने रंगा का पूरा मोटा शरीर पीछे की ओर लड़खड़ा कर गिरा दिया। लातें मारते हुए वह चिल्लाया, भाड़ में जाओ। क्या तुम्हें अभी भी याद है कि कैसे तुमने मुझे अपने सामने घुटनों के बल झुकने के लिए कहा था? अब तुम अपने लोगों को मेरे लिए घुटने टेकने को कहो। रंगा तुरंत चिल्लाया, हर कोई घुटने टेक दे। बॉडीगार्ड अभी भी जमीन पर थे, लेकिन डिब्रू की क्षमता से वे चौंक गए और वे तुरंत जमीन पर घुटनों के बल बैठ गए। यहां तक कि जहान को भी आज्ञाकारी रूप से घुटने टेकने पड़े। डिब्रू इस दृश्य का आनंद लेते दिखाई दे रहा था और वो जोर जोर से हंसने लगा। दुआ ने अपना हाथ बढ़ाया और रंगा के चेहरे पर 2 थप्पड़ मारे और चिल्लाया, मैंने डिब्रू से कार्रवाई करने के लिए कहा, लेकिन इसकी कुल लागत 8 करोड़ थी। तुम्हें इस पैसे का भुगतान करना होगा और अब से यह जगह मेरी होगी। मैं भुगतान करूंगा, आप ये कार्ड ले लीजिए, स्विस बैंक, मेरे 13 करोड़ रुपए हैं। रंगा को बहुत अपमानित महसूस हो रहा था, लेकिन अभी उसके पास अपनी जान बचाने का इससे दूसरा कोई उपाय नहीं था। आखिरकार उसे अभी इस पैसे का भुगतान करना होगा। दुआ ने हंसते हुए रंगा के हाथ से वो कार्ड ले लिया। इस समय डिब्रू ने अचानक अपना सिर उठाया और पुष्कर और शामली की ओर देखा, जो दूर खड़े थे। तुम घुटने क्यों नहीं टेक रहे हो? क्या तुम मौत की तलाश में हो? डिब्रू ने गुस्से में कहा। रंगा पलटा और वो रोने ही वाला था। इन्हें छोड़ दो, ये दोनों लोग तो यहां पर बस पैसे ठगने आए थे। अरे बेवकूफ लड़के, क्या तुम सचमुच नहीं जानते कि ये लोग कितने पावरफुल हैं? घुटने टेक दो। जहान भी दूर से गुस्से में चिल्लाया। पुष्कर मुस्कुराया और हल्के से बोला, रंगा, अगर मैं इन दोनों को तुम्हारे सामने झुका दूं तो मैं 2 करोड़ चार्ज करूंगा। बताओ, सौदा मंजूर? क्या? सभी लोग चौंक गए थे। इस समय सभी ने पुष्कर की ओर देखा। यह लड़का वास्तव में नहीं जानता था कि यह क्या बक रहा है। इसकी मति मारी गई है। एक बॉडीगार्ड ने अपने साथी से कहा, क्या उसने ये नहीं देखा कि डिब्रू कितना भयानक है? दूसरे बॉडीगार्ड ने कहा, क्या पुष्कर डिब्रू को मार पाएगा? आखिर कौन था मिस्टर दुआ? जानने के लिए सुनते रहिए ये एक्साइटिंग कहानी सिर्फ पॉकेट FM पर।